गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा ध्यान अभी कहाँ पे है? विदेश नीति पर। तो आप देखोगे जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, तो पिछली क्लास में हमने एक बेसिक आपको बात बता दिया था कि 90 के बाद क्या चेंजेस हुए। एक बार कंपेयर कर दें, फिर आप देखेंगे कि 90 के बाद जो मेजर चेंजेस हैं वो किस प्रकार के हैं। तो पहली बात, शीत युद्धोत्तर बाद, यानी अभी का वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो पहले हम ये देख लें कि 1945 के बाद दुनिया की विश्व व्यवस्था कैसी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था, तभी तो अभी कंपेयर करेंगे वर्तमान में क्या स्थिति है। तो पहले हम ये देखेंगे, एक कंपेयर कर लें, ये बात हम देख चुके हैं, लेकिन वर्तमान तक आने से पहले एक बार कंपेयर कर लें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था। तो अब इसमें पहला, दो ध्रुवी दुनिया थी, बाइपोलर वर्ल्ड था। इसका मतलब है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार की होगी, ये डिटरमाइन किया जाएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है, क्षेत्रीय परिस्थितियाँ कैसी हैं, और फिर हमारे अपने देशी आवश्यकताएं कैसी हैं। तो जब वर्ल्ड वार सेकेंड की बात आती है, बाईपोलर वर्ल्ड, तो बाईपोलर वर्ल्ड कैसा होगा? स्वाभाविक रूप में यूएस और यूएसएसआर का, जहां झगड़ा था पूंजीवाद और समाजवाद का। तो ये ऑर्डर था, और इस समय भारत की स्थिति एक नव उपनिवेशवादी देश की थी। तो आपने देखा होगा, इस ऑर्डर में हमने बैलेंस करने का प्रयास किया। बाद में सोवियत संघ से दोस्ती हुई, लेकिन 1962 के बाद थोड़ा सा रीजनल ऑर्डर चेंज हुआ, लेकिन हमारी घरेलू परिस्थिति कमोबेश एक जैसी थी। जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था वो कमोबेश एक जैसा था, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, और इकोनॉमी थोड़ी समाजवादी थी। हमारी इकोनॉमी का झुकाव किधर था? सोशलिस्ट। अर्थव्यवस्था का झुकाव समाजवादी था। तो भारत की कमोबेश कंडीशन एक रही थी, रीजनल डायनेमिक्स थोड़ा चेंज हुआ था 1962 के बाद। तो ये 90 लगभग 45 साल वर्ल्ड ऑर्डर एक जैसा रहा। 1991 जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, अब इस वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा चेंज आया। अमेरिकी प्रभुत्व, यानी एक ध्रुवी दुनिया, अमेरिकी प्रभुत्व की दुनिया आई, द हेजेमनी ऑफ यूएस, यानी एक ध्रुवी विश्व आया, अमेरिकी प्रभुत्व की दुनिया आई। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण चेंज आया। यहाँ ठीक था, अमेरिका बनाम सोवियत संघ, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। यहाँ तो संघर्ष पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का चल रहा था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यूएस, यूएसएसआर, और यहाँ पे जैसे ही अमेरिका की हेजेमनी आई, ऐसा लगा अब रसिया अमेरिका के पीछे आ गया, और सोवियत संघ में उतनी ताकत नहीं। सोवियत संघ तो डिक्लाइन हो गया, चाइना भी अमेरिका के साथ लग के अपनी इकोनॉमी को ठीक करने में लगा रहा। तो आप देखोगे चाइना की पॉलिसी बड़ी प्रेगमेटिक होती है। यहाँ चाइना मिल किससे गया? अमेरिका से। 79 के बाद ही चाइना अमेरिका से मिलकर अपनी इकोनॉमी को ठीक करने लगा। तो यहाँ पर आप देखो, जो वर्ल्ड ऑर्डर का मामला है वो अमेरिका की हेजेमनी की बात आ गई। अब अमेरिका की हेजेमनी आएगी तो हमेशा उदारवाद, लिबरलिज्म, उदारवाद, मानवाधिकार, यानी उदारीकरण का जमाना, निजीकरण का जमाना। और 1990 में अमेरिका ने इराक पर सैनिक कार्यवाही करते हुए कुवैत को मुक्त करा लिया। ये घटना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी। यानी अमेरिका एक ऐसे देश के रूप में उभरा जिसमें ऐसा लगता था कि अब वो दुनिया में रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को आगे बढ़ाएगा, नियम आधारित विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, और नियम आधारित रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर आगे बढ़ेगा तो मानवाधिकार की बात आएगी, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व बढ़ेगा। इसलिए बिल क्लिंटन बार बार ये बात कहने लगे
वैसे तो अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति, उसके पहले जॉर्ज बुश सीनियर ने ही बात कह दिया था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिकी प्रभुत्व की दुनिया होगी। और अमेरिका के प्रभुत्व में अमेरिकी हमेशा मानते हैं कि दुनिया में स्टेबिलिटी तभी रहेगी जब अमेरिका का प्रभाव रहेगा। दुनिया में अमेरिका का प्रभाव होना दुनिया के लिए अच्छा है, यानी ग्लोबल गुड के लिए अच्छा है, ऐसा अमेरिकी मानते हैं। तो स्वाभाविक रूप में यहाँ जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो हमारे लिए चैलेंजिंग था। और पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा तो 91 के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए, मैंने बता दिया था आपको। अब यहीं से बात जुड़ जाती है, यानी 90s के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आया वो हमारे लिए बड़ा डिलेमा वाला मामला था, क्योंकि हमारी रीजनल कंडीशन लगभग एज इट इज़ थी, चाइना पाकिस्तान थ्रेट। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि 90s के बाद, अब देखो देश के में संकट कई बार ऐसे आता है, कोई पीटी पास करने के बाद मेंस फेल कर जाए। पहले हमने आज़ादी के बाद तो देश के विकास के फाउंडेशन रख लिए, ऐसा लगा आज़ादी के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 90s में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी। और मतलब 45 साल की आज़ादी के बाद इस तरीके के आर्थिक संकट आ जाए, और आप जानते हो लोकतंत्र के चैलेंज तो रहते ही है। गठबंधन की सरकार, ये 90s के बाद आप देखोगे हमारी सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है। तो वर्ल्ड ऑर्डर तो था ही, लेकिन उसमें मामला क्या था? गठबंधन सरकार। एक तरफ गठबंधन सरकार थी, दूसरी तरफ यानी पहली बार भारत में 89 के लोकसभा इलेक्शन में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। विदेशी मुद्रा का भंडार गर्त में था। यानी अब समझ लो, अमेरिका ने तो 1-2 साल तक हमारे यहाँ कोई राजदूत तक अपॉइंट नहीं किया। राजदूत का अपॉइंटमेंट न होना संबंधों कड़वाहट को दिखाता है। जैसा गालवान क्लैश के बाद लगभग 2 साल चाइना ने हमारे यहाँ राजदूत अपॉइंट ही नहीं किया। ये घटनाएं बड़ी डिप्लोमेटिक संकेत होती है। वहाँ का राजदूत ही तो है तो जो हमारे संबंधों को आगे बढ़ाता है। तो अगर हमारी किसी की देश में एम्बेसी नहीं है, इसका मतलब हमारा संबंध नहीं है। और एक होता है दूतावास, एक होता है कॉन्सुलेट। तो जो कॉन्सुलेट होता है व्यापार करने के लिए, वो तो एक दोस्तों में हमारे 3-4 हो सकते हैं, एम्बेसी केवल एक होगी। एम्बेसी हमारी किसी देश में 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। एम्बेसी 2-3 हो गए, इसका मतलब हमने कह दिया वो देश एक नहीं है, वो देश 2-3 हो गया। तो ये अपने आप में बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। इसलिए आप देखोगे 90 के बाद हमारी स्थिति बड़ी खराब थी। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका का प्रभुत्व जो हमारे खिलाफ था, दोस्त रसिया जो नहीं रहा, इसे 90 के बाद फॉरेन पॉलिसी में बड़ा जबरदस्त सबक लिया गया। अगर आप किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होते हैं तो खतरनाक है। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास में कुछ चीज़ें हमें लेसन मिल जाती हैं जो हम भविष्य में दोहराने से बचें। 90s के बाद हाल ये था कि हम सोवियत संघ पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, यानी व्यापार सारा वहीं से। उसके बाद हथियारों का आया सारा सोवियत संघ से। अब व्यापार का भी आया सोवियत संघ से होगा, हथियारों का भी आया सोवियत संघ से होगा। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद तो अचानक हमारे तो हाथ पांव फूल गए। भाई हमारे पास वो विकल्प कहाँ मिले? रसिया में वो क्षमता नहीं थी। और जब वेपन्स के लिए आप किसी भी एक देश पे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो कंडीशन खराब हो जाती है। बाद में ऐसा हुआ कि एक तो हमारी हथियारों का संकट आ गया, हमारी सुरक्षा के चैलेंज चाइना और पाकिस्तान पहले से एक जैसे थे। हथियारों की सप्लाई करने वाला देश पीछे हट गया, टूट गया। अब खुद ही उसकी अर्थव्यवस्था गारंटी नहीं थी, तो हमारे यहाँ कौन से हथियारों की सप्लाई कर देगा? और कुल मिलाकर डोमेस्टिक कंडीशन बड़ी खराब थी। अब ऐसे मामले में जो दुनिया को लीड कर रहा था वो भारत विरोधी राज्य था, या कह लीजिए अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए तो भारत जैसा देश फॉरेन पॉलिसी मायने ही नहीं रखता। वो तो वर्ल्ड के लिए अपनी पॉलिसी बना रहा था। इसे अमेरिकन कई बार आप देखोगे साउथ एशिया की पॉलिसी बनाते हैं, वो नेशनल स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाते। नेशनल स्पेसिफिक पॉलिसी वो उन्हीं के लिए बनाएंगे जिनको मेजर पावर की बात मान ले। अब ये सारा संकट ही संकट तो था, तो हमारे लिए बिल्कुल। अब आप जरा सोच के देख लो, इसे 90s के बाद जो चेंजेस आए, यानी पिछली बार की कहानी को मैंने अलग तरीके से आपको बता दिया, और कई बार की एक ही घटना को हम अलग अलग तरीके से देखते रहते हैं। तो 90s के बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आ रहा है, अब जरा सोच के देखो। अब अमेरिका ने भारत से ये कह दिया एनपीटी पे साइन करो, सीटीबीटी पे साइन करो। अब भारत से ये दबाव बनने लगा कि ना परमाणु
परमाणु हथियार भारत निर्मित ही नहीं करेगा। भारत पे तो यही दबाव बना, भारत पर दबाव आया कि भारत परमाणु हथियार बनाना चाह रहा है, तो भारत ने एनपीटी सीटीपीटी पे साइन करने से इनकार कर दिया। अब भारत का समंजस देखिए, भुगतान के संतुलन के संकट, क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से अगर हमें निपटना है तो पैसा कहाँ से चाहिए था? अमेरिका से। क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट से अगर निपटना है तो आईएमएफ से हमें लोन चाहिए था, और आईएमएफ ने एक शर्त रख दी कि भाई आपके यहाँ मानवाधिकार ठीक नहीं है। तो संयोग की बात है, 90s के बाद हमने उदारीकरण अपनाया, निजीकरण अपनाया, लेकिन अमेरिका का प्रभुत्व से हमेशा अलग किस्म के चैलेंज आते हैं। अमेरिका ने कह दिया कि अगर कश्मीर में एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं जाएगी तो हम आपको लोन ही नहीं देंगे। अब मामला फंस गया। अमेरिका ने शर्त लगा दी कि सब परमाणु कार्यक्रम को आप पीछे करिए, आप परमाणु हथियार का निर्माण करना चाहते हैं। अमेरिका ने यहाँ पे शर्त लगाई, फिर हमारे लिए कठिनाई पैदा हो गई। अब जरा सोच के देखिए, ऐसी परिस्थितियों में विदेश नीति को ठीक करना, अर्थव्यवस्था ठीक करना, पॉलिटिकल कंडीशन को स्टेबल, वो तो डेमोक्रेसी में देखो पॉलिटिकल कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर 90 के बाद हमारे पास स्टेबल गवर्नमेंट होती तो शायद कहानी कुछ और होती। तो स्टेबल गवर्नमेंट होना ना होना है तो किसी भी व्यक्ति के जीवन पर भी, आपके जीवन में अगर इंस्टेबिलिटी हो जाए, आप 2 महीने एक काम करें, 3 महीने अगले काम करें, 4 महीने अगले काम करें, फिर तो कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत के लिए ये बड़ा क्राइसिस का फेज था। अब इसी में हमने आपको बताया था, यद्यपि इसी दरमियान हमने क्या किया, गुजराल डॉक्ट्रिन अपना ली। इतने संकट में भी हमने कोशिश की कि ठीक चीजें बने, लेकिन आप जानते हो जब अर्थव्यवस्था खराब हो जाए तो सारी फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ा जाती है। तो पास्ट के लेसन तो यही है। पास्ट के लेसन क्या है, एक देश पे डिपेंडेंट रहिए, सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। और अमेरिका फॉलोअर ढूंढता है। अमेरिका बराबर है, अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका किसी को बराबरी का दर्जा ही नहीं देता। समीर सरन ने, जब हम इसी सैद्धांतिक बातों को लिखते हैं, कभी कभी हम फॉलो का भी नाम लिख देते हैं, तो समीर सरन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि अमेरिका बराबरी की बात नहीं जानता और भारत पिछलग्गू होने को तैयार नहीं होता। भारत अमेरिका सारे कड़वाहट में बड़े सारे और कारण हो सकते हैं जो कभी और आगे बता देंगे, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये होता है, अमेरिका क्या सोचता है कि सारे देश हमारे पिछलग्गू हो जाएं और भारत पैदाइशी नेता। भारत इसी को इंग्लिश में कहें तो कैंप फॉलोअर हम नहीं बनते। इसलिए जो कैंप फॉलोअर नहीं बनता, स्वाभाविक रूप में दुनिया लीड ही करता है। तो आप किसी के पीछे चलोगे और खुद नेता बनोगे, तो आपको क्या करना चाहिए? कैंप फॉलोअर बनना चाहिए, खुद नेता बनना चाहिए? खुद नेता बनना चाहिए। इसलिए आप देखोगे इंडिया के लिए चैलेंज आए। अब इसी दौरान थोड़ी थोड़ी बातें, यहाँ आप अमेरिका का एनपीटी पे साइन, सीटीपीटी पे साइन करो। अमेरिका के साथ जो चैलेंज है वो बड़ा खतरनाक किस्म का है। यद्यप बात ऐसी, अब हमारे पास अमेरिका के अलावा कोई विकल्प तो था नहीं। अमेरिका ने, जब हम उदारीकरण भूमंडलीकरण हमने अपनाया है, तो अमेरिका ने कहा भाई ये बात तो ठीक है, मानवाधिकार के नाम पे उपदेश देने लगा हमें। तो जब हमारे यहाँ आतंकवाद होता था, बार बार हमने कहा कि 1988 में सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान से पीछे हटी और 1988 से कश्मीर उबलने लगा, तो पाकिस्तान को तो अच्छा कंडीशन मिल गई। अफगानिस्तान की अस्थिरता को उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद के रूप में प्रयोग कर दिया। उसने तो स्वाभाविक रूप में हमारे लिए चैलेंज पैदा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस टेररिज्म से, आप याद रखिएगा, दुनिया में आतंकवाद हर जगह होता है। ये बात कल भी विदेश मंत्री ने कहा, सच है। पाकिस्तान जैसा देश है जो हमारे खिलाफ एक सिस्टमेटिक आतंकवाद को फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में प्रयोग करता है। दुनिया में आतंकवादी घटना कहीं हो जाएगी और इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। आप कई बार कुछ लोग आतंकवाद का धर्म से मतलब नहीं है। आतंकवाद तो प्योर पॉलिटिकल टूल है। मैं पाकिस्तान चाहता है कि भारत को हम क्षति पहुंचाए, तो इसलिए हम इंटरनेशनल रिलेशन को धर्म जाति के बजाय कैसे देखते हैं? इंटरेस्ट से। विचारधारा तक तो काम करती नहीं। विचारधारा का महत्व ज्यादा है या पूरा का पूरा इंटरेस्ट का? पूरी कहानी आप देख लीजिए। तो कहने का ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान इस बात का, हाँ चूंकि उसकी मजबूरी ये है कि फॉरेन पॉलिसी ऐसी चलती है, तो पाकिस्तान की सारी नीति धर्म के आधार पर चलती है, लेकिन धर्म उसका आधार है। भाई मूल तत्व तो उसका क्या है? पॉलिटिक्स है ना। दुनिया में सारे झगड़े क्यों हो रहे हैं? पॉलिटिक्स के कारण या धर्म के कारण?
राजनीति। समस्या धर्म से कम आती है, समस्या धर्म के राजनीतिक प्रयोग से ज़्यादा है। और पाकिस्तान ने ये कलाकारी बहुत बेहतरीन तरीके से सीखी है। मतलब आप ये देख के दंग रह जाओगे, छोटा सा देश ऐसा आतंकवाद का सिस्टमेटिक प्रयोग किया, भारत के पसीने छुड़ा दिए उसने। तो पाकिस्तान की प्रिंसिपल है गिविंग 1000 कट्स टू इंडिया। ये पाकिस्तानी सेना का सिद्धांत है कि भारत को लहू लुहान कर देंगे। छोटिए, कितना छोटा बच्चा है हमारा भाई है। शशि थरूर ने अपनी किताब पैक्स इंडिका में पाकिस्तान के बारे में लिखा है कि पाकिस्तान ब्रदर एनिमी। तो उन्होंने पूरी किताब की हेडलाइन ही शुरू की है ब्रदर एनिमी। सामान्यतः हमने कहा ना कि डिप्लोमेसी में किसी को एनिमी नहीं कहते, विरोधी कह देंगे, विरोधी भी कहने से बचते हैं, ऐसा चीज़ों को डिप्लोमेटिक कह देते हैं। लेकिन उन्होंने तो लिखा है कि पाकिस्तान इज ब्रदर एनिमी, भाई है। ये कौन है? दुश्मन है। अब बड़ा चैलेंज यार, अगर भाई दुश्मन हो जाए तो समझ सकते हो चैलेंज कितना बड़ा होगा। ब्रदर एनिमी शब्द ही अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है। इसका मतलब पाकिस्तान ने सीमा पर आतंकवाद आगे बढ़ाया, पाकिस्तान ने बाकायदा सिस्टमेटिक रूप में टेरर कैंप बनाए, आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया, पैसा दिया और उन्हें भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले किए। जब ये बात भारत ने बार बार अमेरिका से कही तो अमेरिका ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा ना भारत में मानवाधिकार की समस्या है। अब आप देखो, अमेरिका अलग ही हमें मानवाधिकार पे लेक्चर देके चला जाता था, लेकिन कंडीशन बदल गई सितंबर 2001। एक तरफ तो अमेरिका हमारे ऊपर परमाणु हथियार के मुद्दे पर दबाव बनाए हुए था। जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो आप सोचो फॉरेन पॉलिसी में कितना टफ डिसीजन लिया गया। ये बात अब देखो, नरसिंह राव ने किसी तरीके से इकोनॉमी को आगे निकाला। नरसिंह राव मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को आगे निकाला, जो सबसे डिफिकल्ट काम था उस समय। गठबंधन सरकार में किसी खींच खांच के मामला लाया। माना जाता है कि परमाणु परीक्षण का प्लान तो नरसिंह राव ही कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी बड़े होशियार थे। अमेरिका की निगाह हमेशा थी कि अगर भारत ने ऐसा कोई परमाणु परीक्षण किया तो सारे को प्रतिबंध लगा देगा। इसलिए आप देखोगे फिर ये बात सी राजा मोहन ने बात कही कि भारत के लिए परमाणु परीक्षण करना उस समय कितना डिफिकल्ट ऑप्शन था और कैसे हम कोई निर्णय लेते हैं। तो ये बात इसलिए जरूरी है। आज भी आप देखोगे कई लोग, भाई विचारकों की सबकी अपनी बातें हैं, कई लोग ही कह देते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सामरिक रूप में स्वायत्त नहीं है। सामरिक स्वायत्ता शब्द का प्रयोग श्याम सर ने किया कि और सामरिक स्वायत्ता के मतलब तो उन्हें पहले बता दिया था, अपने हितों से काम करना या किसी के निर्देश से, अपने हितों से। कांति वाजपेयी जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, भारत की पॉलिसी में सामरिक स्वायत्ता भी थोड़ा कम दिखती है। अब देखिए, हम आलोचना करने के लिए बात लिख सकते हैं, दूसरा नजरिया भी हम लिखते हैं, विश्लेषण की बात होनी चाहिए, लेकिन ये बात पूर्णतः सच नहीं है। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से शुरू से भारत बड़ा देश है, तो ये बात तो के सुब्रमण्यम ने शुरू से कह दिया था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमारे आकार में ही नहीं थे। वो सरकार आए सरकार जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, और आकार, हमारा आकार इतना बड़ा है, हम महाशक्ति के जैसे हमारा आकार है। तो बताओ, इतना बड़ा देश किसी का पिछलग्गू हो जाए, वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिस समय हमारे पास बहुमत नहीं था, इकोनॉमी ठीक है, पटरी पर आ गई, गठबंधन सरकार थी। अब गठबंधन सरकार में लगातार अमेरिका दबाव डाले जा रहा था कि आप एनपीटी सीटीपीटी पे साइन करिए, और जैसे अमेरिका ये दबाव डाल रहा था, अब सी राजा मोहन ने भारत की विदेश नीति की इस दुविधा को बड़ी बेहतरीन तरीके से लिखा है। तो भारत क्या करता? नंबर 1, या तो अमेरिका के पीछे चल देता, जैसे जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्रिटेन है। ये सब अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली पर चलते हैं, जिसके कहते हैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ये सब अमेरिका की सुरक्षा प्रणाली के आधार पर ही चलते हैं। दूसरा, गांधी बाबा के रास्ते पर बढ़ जाते, शांति, परमाणु कार्यक्रम खत्म कर देते और ये कह देते कि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, और हमें उम्मीद करते अपने बच्चों जैसे, जैसे मेरे बच्चे अच्छे हैं, ये सोचते हैं पूरी दुनिया शांतिपूर्ण हो जाएगी। अब पूरी दुनिया, आप अच्छे हो गए तो पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी क्या? दूसरा ऑप्शन ये था
ये बड़ा नैतिकतावादी था। तीसरा ऑप्शन था, देख लेंगे अमेरिका को, करे जो करे, हम वही करेंगे जो अपने हित में होगा। और सुरक्षा के मामले पर भारत जैसा बड़ा देश अगर किसी के ऊपर हो जाएगा, यूक्रेन का हालत देख रहे हैं। यथार्थवाद क्या कहता है? सुरक्षा के लिए दूसरे पर भरोसा करेंगे या अपना हाथ? याद रखना मेरे बच्चों, कॉलेज में गए और लड़ भिड़ गए इसलिए कि मेरा दोस्त आ रहा है पीछे से, पिटने के बाद आएगा, उस समय नहीं आएगा। ये गलती कभी नहीं। पड़ोसी से लड़ना है तो अपनी क्षमता पर या दूसरे की क्षमता पर? हमेशा अपनी क्षमता पर। तो भारत जैसा बड़ा देश जापान दक्षिण कोरिया जैसा हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए इसलिए कई बार लोग चौंक जाते हैं, सर सऊदी अरेबिया, टर्की, ये सब गठबंधन कर रहे हैं। शेर गठबंधन नहीं करता मेरे बच्चों। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि नाटो इज नथिंग विदाउट यूएस। एकदम सही बात है। ये तो गठबंधन करना अच्छी बात है, दोस्तों को रखना पे गठबंधन के बहाने कम से कम आप खिलाफ नहीं जाएगा, इतनी बात तो रहेगी। लड़ने में साथ आएगा ये समय तय करेगा। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का सैनिक गठबंधन पहले से था कि नहीं था? तो अब तो जब ईरान सऊदी अरेबिया पे हमला कर रहा है तो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया के साथ आना चाहिए। आया? गठबंधन किस काम का? इसलिए मेरे बच्चों, एक ही चीज को गठबंधन हो गया, कई लोग कहते हैं हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। एक ही कहानी है, भारत ने रिस्क लिया क्योंकि जहां रिस्क है वहीं नेशनल इंटरेस्ट है। तो जब हमने, जीवन भी तो रिस्क है मेरे बच्चों। आप लोगों ने रिस्क लिया है या सामान्य काम है? हाँ, याद रखो, जो थोड़ा मोटा कलेजा रखता हो, 3-4 साल अच्छे से मेहनत करने की क्षमता रखता हो, वो बड़े बड़े सपने वही देखने का आदि। बाकी तो ठीक है, सिपाही बन जाओ, कहीं फटाफट दौड़ो, भर्ती आती, सिपाही बन जाओ, सबसे आसान रास्ता है। जीवन में जब बड़ा आप काम करते हैं, सच में पेशेंस भी उतना ही चाहिए, फाइटर एटीट्यूड चाहिए। ये सबके बस की बात थोड़ी होती है। नेता से, कई बार बच्चों को बताते हैं, नेता से अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने नहीं है। जब चुनाव हारने को होता है, पूछा क्या? हम जीत रहे हैं। जब चुनाव परिणाम आ जाता क्या कहता है? हम जीत रहे थे, एटीएम ने हरा दिया। सब उसको पता है मैं हार रहा था, एक बार भी नहीं कहता कि मैं हार रहा था। तो नेता बहुत बड़े, इतना पेशेंस कौन रख सकता है भाई जीवन में? वो 40-40 साल लगा देता है, तब कहीं मंत्री, और हमें लगता है कि नहीं ऐसे ही लोग नेता बन जाते हैं। भारत क्या है? नेता। भारत ने क्या रखा? धैर्य। और भारत ने क्या किया? अकेला चलो। और 1998 में भारत ने जुगाड़ किया, क्योंकि आप जानते हो अमेरिका की टेक्नोलॉजी जबरदस्त होती है। अमेरिका सोच रहा था परमाणु परीक्षण करेगा कोई कैसे, क्योंकि उसकी सारी सेटेलाइट ऐसे सेंटर पे रहती है जहां जहां न्यूक्लियर टेस्टिंग हो सकती है। न्यूक्लियर टेस्टिंग हर जगह तो हो नहीं सकती। न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए दुनिया में हर जगह एक पर्टिकुलर साइट है, और यही छोटे देश की समस्या है। सिंगापुर में न्यूक्लियर टेस्टिंग करना भी चाहे तो नहीं हो सकती, जगह ही नहीं है। सिंगापुर में जब आदमी मर जाता है, दफनाने की जगह नहीं है, एक पे एक करके दफनाया जा रहा है, वहां पे जगह कहाँ है? सिंगापुर जैसा छोटा देश फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग नहीं दे सकता। फाइटर प्लेन उड़ेगा, भूभाग पार कर जाएगा, जगह कहाँ है उसके पास? बड़ी देश का मतलब है। और अमेरिका लगातार निगरानी कर रहा था। भारत ने जुगाड़ बना कर सारी तैयारी रात में करो। रात में सब काम करते थे, जैसे 4 बजे भोर होता टीम टमाड़ा लेकर सब भाग जाते थे। और भारत ने डिसाइड किया परमाणु परीक्षण किया जाए, और सारा कॉस्ट बेनिफिट हमने देख लिया। देखिए, जीवन में जब भी हम कोई काम करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट देख लेते हैं कि ये हम पैसा लगा रहे हैं, इतना रिटर्न मिलेगा। मैनेजर ऐसे काम करता है। और भारत ने कहा ठीक है, ये हमने एकदम, हमें पता था कौन कौन क्या कहेगा। फॉरेन पॉलिसी में एंड्रॉइड ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि अचानक हम चलो देखते हैं क्या। सारा प्लान हो गया, किसका रिएक्शन कैसा आएगा, कौन क्या कहेगा, एकदम से प्लान था, वही लोग कहेंगे। 98 में परमाणु परीक्षण किया, दुनिया में हाहाकार मच गया। 64 के चाइना के परमाणु परीक्षण के बाद किसने परीक्षण किया था? इंडिया ने। इंडिया ने कब परीक्षण किया था? जब इंडिया ने परीक्षण कब किया था? ये कौन है? ये जब अंकल सैम की तूती बोलती थी। अंकल सैम के इशारे पे दुनिया चलती थी, उनके इर्द गिर्द कोई था नहीं।
भारत जैसे, यानी एक समय एक दुनिया का डॉन जो पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है, अचानक एक छुट भैया मोहल्ले से उठता है, उसने अंकल सैम को पीछे कर दिया। अमेरिका ने कहा ये है कौन? लोगों का इंडिया ने पटाखा फोड़ दिया है। और आप जानते हो बीजेपी गवर्नमेंट जब रहती है हर बात को राष्ट्रवाद से जोड़ देती है। इसलिए इन्होंने ये भी कहा, और ये घटना इतनी महत्वपूर्ण थी, आप समझ सकते हो पॉलिटिकल साइंस के कितनी महत्व का। इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बात कितनी महत्व की थी। मेरा रूममेट था, हॉस्टल में रहते थे, अचानक वो आया, 3-4 बजे का समय रहा होगा, दरवाजे को भाड़ से मारा। हॉस्टल में संकेत, अगर ऐसा कोई एंट्री हो रही है इसका मतलब उसके पीछे भागो, कोई मामला संकट में है। पूछने का कोई मतलब नहीं होता, किसी भी कंडीशन में वो भागो उसके पीछे, जो भी हॉस्टल में रखा है उसको लेके मैं डंडा हॉकी कुछ भी लेके। अरे हॉस्टल में सबकी ट्रेनिंग चलती है, इसलिए जी बच्चों को हॉस्टल में रहना चाहिए। ये वाले हॉस्टल नहीं आप वाला। हंस दिया तो आंटी कह दी कौन लड़का हंस रहा है? अरे कोई बात होती, कौन लड़का हंस रहा है? ये लड़का नहीं हंसेगा तो बूढ़ा हंसेगा। कौन आ रहा है? अरे तुम पापा बनी हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? ये सब दड़बे है, हॉस्टल नहीं है। आपको गलत, वो हॉस्टल तो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता है। तो उसे भाड़ से कहा, अरे हुआ क्या? उनका तो मुझे लगा कहीं पंगा फंस गया है। कहा अरे भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है। इतनी बड़ी घटना थी वो। एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट इस बात पे इतना एक्साइटेड था कि भारत ने आज न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है 34 साल बाद। ऐसे संकट में बात सीधी सी है, जब गठबंधन सरकार के समय हम नहीं डरे, ऐसा कौन सा कारण है कि भारत अपने हितों समझौता कर लेगा? ऐसा तो है नहीं। और आप जानते हो जब हमने परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद अमेरिका की निगाह तिरछी। अमेरिका ने कहा तुमने कैसे किया, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और धनाधन प्रतिबंध लगाया, हमें सब पता था ये प्रतिबंध लगेगा, बिल्कुल हमें यही कॉस्ट बेनिफिट है, हमें एंटिसिपेशन था ये सब होगा। जब एग्जाम फेल हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, आपको सब एंटिसिपेशन है, कौन क्या क्या कहेगा। और जब पास हो जाओगे तो भी बताए कौन कौन क्या क्या कहेगा। तो वो दिमाग आदमी को पता होना चाहिए सब बातें। इमोशनल मत हो जाएगा, अरे यार वो मजाक उड़ा रहा था, उड़ाएगा ही मजाक, उसी लिए है वो। उसके बाद तो चाइना ने, जॉर्ज फर्नांडीज ने सम्मेलन किया था, थोड़ा सा वही ज़्यादा ही बोल गए, और चाइना ने कहा भारत पे एकदम से प्रतिबंध लगा दो। अगले दिन पाकिस्तान ने धड़धड़ा के परमाणु परीक्षण किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत ने परमाणु परीक्षण किया और पाकिस्तान ने अचानक कर लिया? कहा तो जाता है कि पाकिस्तान ने टेक्निकली भारत से पहले परमाणु हथियार बना लिया था, चाइना के सपोर्ट से। बस वो इंतजार कर रहा था भारत परीक्षण करे, क्योंकि उसे पता था अगर हम परीक्षण करेंगे तो बिलावजा फंस जाएंगे। और इसीलिए जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो आप समझ लो, हमने परमाणु परीक्षण किया, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राज्य से दुश्मनी मोल ले ली। समस्या आई कि नहीं है? हमने परमाणु परीक्षण नहीं किया, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राज्य को सीधा चैलेंज कर दिया। जबकि हमने क्या कहा था, हमने अपनी सुरक्षा के लिए किया है। अमेरिका ने कहा नहीं, तुम ऑर्डर को नहीं मानते, तुमने रूल तोड़ा है, परमाणु हथियार को दौड़ बढ़ाई है। और पाकिस्तान ने उस पर एक लाइन और कहा, हाँ भाई ये ना करता तो मैं भी नहीं करता। जानते हो पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक चलती है। पाकिस्तान का हाँ हाँ यही किया तभी तो मैंने किया, बताओ अंकल से हम, और ये आप आज इनको रुकवा दीजिए मैं तुरंत रुक जाऊंगा। पाकिस्तान तो एकदम सेफ जोन में था। चाइना ने हमारे प्रपत्र में सुरक्षा परिषद का विशेष प्रस्ताव आया, भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा, जापान अपने राजदूत लेके भाग गया, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म करने की घोषणा कर दी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए भारत दुनिया से अलग थलग पड़ गया। बड़ी बात होती है, हमारे वैज्ञानिकों को प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध का मतलब बहुत गहरा होता है। अगर अमेरिका या कोई पावरफुल देश आप पे प्रतिबंध लगा देगा तो इतना बड़ा सुरक्षा परिषद का प्रतिबंध था, यानी पूरे यूरोप से, अमेरिका से, जापान से आप कहीं से आर्थिक सहायता नहीं ले सकते थे, आपके वैज्ञानिक कहीं नहीं आ सकते थे, आपको टेक्नोलॉजिकल सहायता नहीं मिलेगी। तो बाकी अगर इनसे आप सहायता नहीं मिल सकती थी तो बाकी सहायता किससे मिलती? रवांडा, बुरुंडी और हैती से? इनसे तो उम्मीद ही नहीं थी ना। तो समझ लो भारत की पॉलिसी अलग थलग हुई, फिर भी हमने रिस्क लिया। जसवंत सिंह को भेजा गया, जसवंत सिंह को अमेरिका भेजा गया, स्टॉप टॉल वोट।
से बातचीत करने की कि जसवंत साहब आप जाइए, थोड़ा इनसे बातचीत करिए। जसवंत सिंह ने बस ये बताने का हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे, परमाणु परीक्षण हमने इसलिए किया कि हमारी सुरक्षा खतरे में थी। अमेरिका ये बताने का प्रयास कर रहा था, नहीं आपने दुनिया के नियम को तोड़ा, हमारे आधिपत्य को चुनौती दी। भारत ने कहा अरे हम आपके आधिपत्य को क्या चुनौती देंगे, आप हमारी बात को समझो। लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं, इसीलिए भार्गव जसवंत सिंह वापस आ गए। जसवंत सिंह, क्योंकि अमेरिका एक ही बात पे दबाव डाल रहा था, भारत तुरंत एनपीटी सीटीबीटी पे हस्ताक्षर करे। जसवंत सिंह बीच बचाव करके भाग गए। उनका देखो भाई, हमारे गठबंधन की सरकार है, हम ऐसे कोई निर्णय कर ही नहीं सकते, हम अपने सारे सहयोगियों से पूछेंगे। जसवंत सिंह ने वाजपेयी जी से आकर कहा है कहाँ भेज दिया था आपने, प्राण ले लेता मेरा। वो कह रहा था बस साइन करो, कुछ कहता ही नहीं था। और जसवंत सिंह ने बाद में अपनी किताब में लिखा, पूरी वार्ता में मेरे पास 2-3 शब्द थे, मैं ये कहता था मे बी, लुक आफ्टर, परहैप्स, 2-3 शब्द बोल के चुप हो जाते थे। क्या करते, बोलने कुछ था ही नहीं। अब भाई जो पावरफुल आदमी है, जो बोलेगा वही सुनना आपको पड़ेगा, वो जानते सुनेंगे। लेकिन अचानक इसी में मामला घूमा। तब तक सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हो गया। यानी याद रखिए, इसे कहा जाता है वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज। अमेरिका पर जैसे आतंकी हमला हुआ, अमेरिका ने पूरी पॉलिसी, जॉर्ज बुश ने पूरी पॉलिसी ही चेंज कर दी। यानी कहा जाता है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद सबसे बड़ी परियोजना अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के रूप में आई। खूब पैसा खर्च किया उसने। सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद पूरी यूएस की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो गई। अब उसने एनपीटी सीटीबीटी, अब ऐसा नहीं था कि अमेरिका इन बातों पर पीछे हट रहा था, लेकिन अमेरिका सब इन बातों पर टिका हुआ था। फिर भी जो उसने मूल मुद्दा उठाया, उसने कहा जो सिंपल सी बात है कि हम आतंक के खिलाफ युद्ध करेंगे, वॉर ऑन टेरर। अब अमेरिका ने इसे अफगानिस्तान पे हमले किए। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर अमेरिका आतंक के खिलाफ कोई हमला कर रहा है तो भारत के सुरक्षा हितों को समझेगा नहीं समझेगा। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ, भारत इस बात से बड़ा खुश था कि कम से कम आतंकवाद एक मुद्दा तो बना। और बताने का पर्पस यही था पूरी कहानी कि जैसे हमने गुजरात डॉक्ट्रिन अपनाया, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई, वैसे ही सितंबर 2001 के बाद भारत ने पॉलिसी कौन सी अपनाई, आतंकवाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी में सबसे सेंट्रल पॉइंट दे दिया। अब यही बात है, अमेरिका पे आतंकवादी हमला तो आतंकवाद, हमारे ऊपर आतंकवादी हमला कब से हो रहा था, 1988 से। हमारे ऊपर आतंकवादी हमला तो मानवाधिकार का उल्लंघन, और अमेरिका के ऊपर आतंकवादी हमला तो आतंकवाद। एक कमाल का, आप कहेंगे ये पॉलिटिक्स का डबल स्टैंडर्ड है। पॉलिटिक्स में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता, डबल ट्रिपल की बात ही छोड़ दीजिए। यही दुनिया के चैलेंजेस हैं। अब जरा सोच के देखो, लेकिन भारत के लिए लीज ऑफ लाइफ थी सितंबर 2001 का हमला, और अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई, और उसी के बाद तमाम और चीज़ें चेंज हुई। तमाम और कैसी चीज़ चेंज हुई, अब पेंटागन ने ही देखना शुरू किया 2001 के बाद। और इसी 2001 में मीर श्मीर ने किताब लिखी थी, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो एक तरफ आतंकवादी हमला हो रहा था, दूसरी तरफ भारतीय डायस्पोरा अमेरिका में प्रभावी बनते जा रहे थे, चौथी तरफ मीर श्मीर किताब लिखने के बाद, मीर श्मीर ने जब किताब लिखी ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, तो अब ये बात अमेरिका के पेंटागन ने देखा कि भाई हमारे लिए खतरा तो चाइना से आने वाला है, और बिलावजह हम भारत को अलग थलग करे पड़े हुए हैं, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत भाई लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर में अमेरिका जैसे देश को भारत का समर्थन करना चाहिए। इन्हें अमेरिकन ने अब ये बात माननी शुरू कर दी कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन आएगा, भविष्य में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ से आएगा, चाइना से। इसलिए, और डायस्पोरा मतलब भारतीय मूल के लोग, भारतीय मूल के लोगों की संख्या अमेरिका में बढ़ गई। भारतीय मूल के लोगों की संख्या अमेरिका में लगभग आज की डेट में लगभग 40 लाख है, और वो भारतीय मूल के लोग जो बड़े ही प्रभावशाली हैं, संपन्न हैं,
यानी कुल कहा जाए तो उनका जो इनकम का मामला है वो अमेरिकन नागरिक की तुलना में 3 गुना है। तो आप समझ लो कि बहुत पावरफुल डायस्पोरा बना। और जब ये पावरफुल डायस्पोरा बना, उन्होंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया और कहा जाता है कि अमेरिका में होने वाले चुनाव में भारतीय डायस्पोरा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आने लगी। अब अमेरिका में जो चुनाव हो रहा था उसमें भी भारतीय डायस्पोरा फंडिंग करने लगा। इसलिए भारतीय विदेश का अगला इशू क्या हो गया? परमाणु परीक्षण और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध। कंटेम्प्ररी वर्ल्ड ऑर्डर। एक 1945 के बाद, दूसरा 1991 के बाद और तीसरा प्रेजेंट। तो स्वाभाविक रूप में हमारे यहाँ प्रेजेंट का महत्व हमेशा ज़्यादा होता है। बाकी चीज़ें तो संक्षेप में हम कर ही सकते हैं। और जब हम कहते हैं वर्तमान, जैसे कई बार हम शब्द का प्रयोग करते हैं पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड ऑर्डर, शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था। तो आजकल का फेस तो ऐसा है कि कोल्ड वार खत्म हुआ या फिर से कोल्ड वार शुरू हो गया या पोस्ट कोल्ड वार दोबारा आ गया, इस बात पे थोड़े मतभेद आ जाते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कोल्ड वार 2.0 चल रहा है, तो थोड़े मतभेद होते हैं। लेकिन हकीकत की बात है कि अभी कोल्ड वार जैसी कंडीशन है भी नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं। वो डिपेंड करता है कोल्ड वार को हम परिभाषित कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब वर्तमान में ऑर्डर की बात देखी जाए तो अब आप देखोगे वर्तमान में, नहीं, कोल्ड वार कैसा था? बाइपोलर वर्ल्ड। पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड कैसा था? अमेरिकन हेजेमनी। अभी वर्तमान में बड़ा ही दुनिया में अनसर्टेनिटी है, तो बड़ा ही मामला बड़ा ही रफ जैसा चल रहा है। कैसे? ये पोस्ट कोल्ड वार वर्ल्ड का मामला कैसा है? बड़ा ही ट्रांजिशनल जैसा है। जैसे कहते हैं ना कि बड़ा ही संक्रमणकालीन है, बड़ा ही अनिश्चित है। ये ट्रांजिशनल क्यों है? ट्रांजिशनल है, ये संक्रमणकालीन है, ये अनसर्टेन है। क्योंकि बात यहाँ पे है अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है। ये थीसिस लगभग, क्योंकि जब हम कहते हैं समकालीन विश्व व्यवस्था, तो समकालीन का मतलब 6 महीने आज कल की बात नहीं होती। लगभग आप मान लीजिए 5-10 साल का ट्रेंड है। जब भी कोई हम ट्रेंड बनाते हैं फॉरेन पॉलिसी में तो रातों रात कोई बनता नहीं। एक ट्रेंड दिख जाता है, हाँ कभी वो ज़्यादा प्रभावकारी हो जाएगा। जितनी मान्यताएं अभी आ रही हैं वो ये मान रही हैं कि देखिए डिक्लाइन ऑफ यूएसए, यानी यूएस का आधिपत्य जो है वो पतन की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। यूएस डिक्लाइन कर रहा है। अब सवाल ये है कि 90 के बाद जबकि देखोगे तो भारत ने यूएस के साथ संबंधों पर खूब इन्वेस्टमेंट किया, या 90 के बाद भी अगर थोड़े चैलेंजेस आ जाए 2001 के बाद, जब से इधर सीमा पर आतंकवाद का मामला आया, अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ, तो भारत अमेरिका के साथ संबंध खूब आगे बढ़े। यानी भारत अमेरिका के साथ संबंध लगातार आगे बढ़े। अचानक आप देखोगे फिर एक चैलेंज आ गया कि अब अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है। और भारत अमेरिका के साथ संबंध क्यों आगे बढ़े? क्योंकि स्वाभाविक रूप में चाइना फैक्टर है। तो दुनिया में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज आ रहा है। जब एक तरफ अमेरिका का डिक्लाइन होगा, अमेरिका का पतन अगर एक तरफ होगा, तो आप कहोगे सर किस मामले में पतन है? अभी भी अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अभी भी टेक्नोलॉजिकल रूप में अमेरिका का विकल्प आना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका का डिक्लाइन है, तो ये थीसिस बहुत दिनों से चल रही है। कई बार आप कह सकते हो पूर्वाग्रहपूर्ण भी तो हो सकता है, इसके पीछे कोई प्रमाण तो आप बताओ कि आखिर में डिक्लाइन की बात चल क्यों रही है। और आप देखोगे डिक्लाइन की बात अगर ये है तो भारत के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। भारत का मूल चैलेंज किससे है? चाइना से। अब यही तो फॉरेन पॉलिसी में चल, भारत का मूल चैलेंज चाइना से है। अब सवाल यह है कि हमने तो सोचा था अगर मान लो कोई भविष्य में इंडिया चाइना में कन्फ्रंटेशन हुआ तो यूएस के साथ भारत के एलाई रहेगा तो मामला बन जाएगा। अब जिसके साथ हमने इतने अलायंस देखे थे वही डिक्लाइन पे जा रहा है। इसे बार बार एक बात की जाती है, ट्रंप की पॉलिसी ट्रांजैक्शनल है। देखो ट्रांजैक्शनल का मतलब है काम चलाओ। तो अब एक तरफ अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की पॉलिसी क्या है? काम चलाओ है।
ट्रांजैक्शनल है। तो अब काम चलाऊ का केयर टेकर के अनुवाद में नहीं कर रहा हूं। देखिए, दो चीजें होती हैं। अब ये बात ज्यादातर विद्वान मान रहे हैं, जैसे कि स्वाभाविक रूप में कांति वाजपेयी, जो फॉरेन पॉलिसी के बड़े विशेषज्ञों में एक बात, कांति वाजपेयी कह रहे हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ट्रांजैक्शनल है। और इसको जितने भी सुमित गांगुली से लेके लोग, मैं जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, यहाँ तक कि अमेरिकन विद्वान की बात मैं करूं, अमेरिकन विद्वान की बात है कोहेन नाई परिजकारिया से लेके लगभग सभी बात कह रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ट्रांजैक्शनल है। देखिए, दो किस्म की फॉरेन पॉलिसी होती है। एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, तो कहा जाता है पहले, यानी ट्रंप के पहले बाइडेन या ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पहले बाइडेन या ओबामा ये मानते थे कि भारत को एक महाशक्ति रूप में आगे बढ़ाना है। और भारत जब महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक रूप में जियोपॉलिटिक्स से दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो अमेरिका का सबसे बड़ा राइवल चाइना। अमेरिका चाइना को अकेले तो कंटेन कर नहीं सकता। बाकी अमेरिका में अमेरिका के साथ आने वाले कोई भी दोस्त आप देख लीजिए, अमेरिका के जितने सारे दोस्त हैं वो सब छोटे छोटे हैं, वो चाइना को कंटेन करने की क्षमता नहीं रखते। अमेरिका के दोस्त कौन है? इसराइल। अमेरिका के दोस्त कौन है? जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के सारे देश, सब पहुआ पहुआ वाले देश है। क्या कर लेंगे ये? ड्रैगन से लड़ने के लिए हाथी चाहिए या मेढक चाहिए? ड्रैगन का मुकाबला कौन कर सकता है? हाथी। लेकिन सवाल यह है, इंडिया इतना मूर्ख है क्या कि अमेरिका के नाते हम ड्रैगन से टकरा जाएंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले अमेरिका भारत को पावरफुल बनाना चाहता था, इसलिए टिकैची हमारे पास आई और उनका भैया मैं राखी बांधूंगी। तो यही तो संबंध होते हैं। टिकैची, मोदी जी ने कहा बहन हो, यानी टिकैची मान रही है कि ना ना हम तो चाहते हैं कि भारत उभरे। उसके पहले शिंजो आबे थे। ये दुश्मन का देह जियो पॉलिटिक्स है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो शिंजो आबे ने कहा था कि भारत को हम चाहते हैं भारत इतना पावरफुल बन जाए और हमारी भारत की दोस्ती कैसी होगी? बेमिसाल, आने वाले संबंधों में सबको पीछे छोड़ देगी। ये शिंजो आबे का बयान था। शिंजो आबे से पूछा गया, अबे साहब कह रहे हो भारत जापान की दोस्ती सबको पीछे छोड़ देगी, क्या वाकई भारत में उतनी क्षमता है? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर है, क्या भारत में उतनी क्षमता है? उनकी चिंता मत करो, पहले हम यहाँ सड़क बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद भारत को महाशक्ति बनाएंगे। सवाल यह है कि सब लोग हमें ही महाशक्ति बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? और इसीलिए आप याद रखना, जब भारत अमेरिका सिविल परमाणु समझौता हो रहा था, अमेरिका ने भी इंडिया को ही कंसेशन दिए। 2008 की बात है। हमारे राजदूत थे रोनन सेन अमेरिका में, तो रोनन सेन बड़े नाराज हो गए और रोनन सेन ने कहा कमाल की बात है यार, अमेरिका हमारे साथ हाथ बढ़ाने को तैयार है और एक इंडिया है जो कहता है ना ना भाई हम कुछ लेंगे ही नहीं। क्योंकि भारत अमेरिकी सिविल परमाणु समझौते पर हमारे यहाँ तमाम रार मच गई, अमेरिका के साथ जा रहे हो, अमेरिका के साथ जा रहे हो। हमारे यहाँ याद रखिएगा, एक तो अमेरिका के साथ हिस्टोरिकल हेजिटेशन है। जब प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, अब अमेरिका के साथ संबंधों को पास्ट पे देखा जाए या प्रेजेंट पे देखा जाए? प्रेजेंट पे देखा जाए। कल मैं किसी का संबंध पढ़ रहा था, उनका तीसरा तलाक हुआ। उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया के नाम नहीं बताऊंगा, सुबह सुबह क्या नाम बताऊं, ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन मैं उनका बाकी कथन देख के बहुत उत्साहित हो गया। उनका फिर भी मेरे दिल में प्यार है, वेगला संबंध बनाने को तैयार हो। हमने कहा वाह मेरे मैडम, आप तो आईआर की जीती जाती मिसाल हो। यही मैं एआर में सिखाने का प्रयास करता हूँ। अब सवाल है कि कई बार हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम अमेरिका के साथ जाते हैं, ट्रम्प ट्रांजैक्शनल है तो ठीक है, ये तो बात समझ में आता ही है, ट्रम्प काम चलाऊ है। इसका मतलब पहले की पॉलिसी ट्रम्प में आप अंतर समझ गए? पहले लोग मानते थे कि ना भारत को पावरफुल बनाना है, ट्रम्प कहता नहीं नहीं, यानी ट्रम्प को यकीन हो, कांति वाजपेयी ने कहा, ट्रम्प को यकीन हो गया कि भारत अब पावरफुल बन नहीं पाएगा, भारत में वो क्षमता नहीं आ पाएगी वो चीन को कंटेन कर ले। इसे ट्रम्प ने कहा चीन के साथ ही मिल जाते हैं, G2। अब बताओ, जब इतना ट्रांजिशन होगा तो दुनिया समकालीन दुनिया कैसी होगी? एक तरफ अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है,
अब वो डिक्लाइन हमारे लिए चैलेंज है कि नहीं है? आप जानते हो हमारे यहाँ पूरा ग्रुप ऑफ पीपल जो सवाल ही है, विचारधारा आज भी हमें छोड़ नहीं रही है। विचारधारा आप जानते हो जीवन भर नहीं छोड़ती। तो वो जो कुछ लोग अमेरिका को देख के थोड़ा चौंक जाते हैं, कहते ये अमेरिका भरोसेमंद नहीं है। 74 में याद रखा परमाणु परीक्षण के बाद क्या किया था, 98 में क्या किया था, इतने आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, ये बात याद रखना। 71 में जहाजी बेड़ा हमारे खिलाफ भेज दिया था, धमकाया था 71 में। ऐसे के साथ जाओगे? तो सवाल ये है, अब न वो अमेरिका रहा न हम रहे। और मुद्दा ये है, अमेरिका का डिक्लाइन भी हो रहा है तो मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। आप याद रखिएगा, चीज़ों को हम बहुत प्रेगमेटिक तरीके से देखते हैं, एक ही नज़रिए से नहीं देखते। हमने माना अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, तो डिक्लाइन हो रहा है तो मेरे बच्चों जब बाजार खत्म हो रही है तो उसी में सस्ते टमाटर मिलेंगे या उसके पहले मिलेंगे? अच्छा बाजार जाने वाला आदमी कौन है? मेरे एक दोस्त थे, बाजार तब जाते थे जब सारे लोग बेच बाच के चले जाते थे। मैंने कहा सर 12 बजे रात बाजार जाते हो? उनका इधर आइए। मैंने कहा आप इकोनॉमिक्स नहीं जानते, आप डिप्लोमेसी पढ़ाते हो। उनका इकोनॉमिक्स ये है, इस समय सारे टमाटर सब्जी बेचने वाले किसी भी तरीके से सब सामान बेच बाच के जाएंगे, सस्ता इसी समय मिलेगा। अरे मेरे बच्चों, किसी भी चीज़ को देखने का 2 नज़रिया है, इसलिए याद रखिएगा, स्पेस, टेक्नोलॉजी, अरे भाई अमेरिका आज भी दुनिया का पावरफुल देश है ना। तो ये मुद्दा थोड़ा ही है कि अमेरिका ट्रांजैक्शनल है, ठीक है, वो भी ट्रांजैक्शनल है, तो हम कौन सा अमेरिका के लिए जान दिए जा रहे हैं? हम भी तो इधर चाइना, इधर रसिया। अमेरिका बार बार कहता है, अमेरिका कहता है तो मानते नहीं, केवल मेरी तरफ नहीं देखते। हमने कहा तो बचपन से नहीं सीखा, इसी बात पे नाराज है। अमेरिका कह रहा है तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे पीछे, जहां मैं चलूं उसी के पीछे हो लो। भारत ने कहा बराबरी पे चलूंगा। इसे मेरे बच्चों, हमारे यहाँ ओबामा राष्ट्रपति आए थे, भारत के सामने चैलेंज तो यही है ना। समीर सरन ने क्या कहा है, एक ही लाइन में भारत अमेरिकी संबंधों को बता दिया है, यही तो नए वर्ल्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अब इसी को कांति वाजपेयी ने अलग तरीके से कहा, समीर सरन ने सीधा कहा कि भाई देखो, अमेरिका बराबरी नहीं जानता और हम पीछे चलना नहीं जानते। अमेरिका इक्वल पार्टनर्स की बात नहीं करता और हम कैंप फॉलोअर नहीं बनना चाहते, इसलिए सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंज तो सारे इसीलिए आते हैं। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आए थे। ओबामा ऐसे राष्ट्रपति हैं, 2 बार भारत में आए अपने कार्यकाल में। और अमेरिकी राष्ट्रपतियों का दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है रे भाई, बहुत अमीर देश है। और जब ओबामा भारत में आए, बराक ओबामा, तो मोदी जी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और मोदी जी ने यह कहा कि आई एन बराक। बराक? ओबामा चौंक गए। याद रखिए, आपको पहले नाम से कौन बुलाता है? अगर आपका कोई नाम क्या कि जी लगा दे, इसका संबंध में बड़ी दूरियां हैं। हम अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से एड्रेस करते हैं, कुछ और महेश जी कैसे हो, सब दूरी है। और अगर हम गाली दे के बात करें, समझ लो बहुत नजदीकी है। पहले नाम, अगर हम टाइटल लगा के बात कर रहे हैं, इसका मतलब दूरी है। पहले नाम से संबोधित कर रहे हैं, बहुत नजदीकी है। तो जब ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति को हम भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आई एन बराक, बराक ओबामा ने पीछे देखा, उनका मिशेल के अलावा मुझे पहले नाम से कौन बुला सकता है? मिशेल मतलब उनकी वाइफ। और उधर मोदी जी ने कह दिया था। इसलिए आप देखोगे एक बॉडी लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट होती है। राजीव गांधी यंग व्यक्ति थे, अब मनमोहन सिंह थोड़े फिलोसफर थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन फिलोसफर आदमी फोटो फ्रेम में नहीं आता, वो पीछे खड़ा रहेगा, क्या मतलब उसको लाइमलाइट में आने से। मोदी जी पकड़ लेते हैं ऐसे। और एक बार तो जर्मनी के पीएम आ रही थी, ऐसे आगे बढ़े, अंजेला मर्केल थे, लोग सर 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 रुक जाओ सर, क्या हुआ? उनका अरे देखो लेडी, उनका अच्छा नमस्कार। तो बाद में मेलोनी इसे दौड़ने को थी, मोदी जी ने क्या कहा? नमस्कार। मेरे बच्चों, इसे बॉडी लैंग्वेज के भी इंपॉर्टेंस होते हैं। इसका मतलब हम आपके बराबर में है, इसलिए जबरदस्ती किसी का हाथ खींच लो, ऐसे करो हुकुम। अरे फोटो दिखती है आपको, कोई इंडिया दिखाई थोड़ी जा रहा है, बस ये समझ इंडिया के पीएम है ये। कितने लोगों को आप जैसी पढ़ाई लिखाई पता है? अरे मेरे दोस्तों, कई लोग जानते हो महफिल लूट लेते हैं, वो नाग नागिन बन के सबका अट्रैक्शन उधर शादी में करवा लेंगे। डिप्लोमेसी आर्ट है ना।
अब डिप्लोमेसी में आप खड़े रहोगे, बोलोगे ही नहीं और आप सोचोगे सारे लोग हमारी तरफ झुक आए, ऐसा नहीं होगा। यही काम नेहरू जी करते थे। नेहरू जी सबको अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेते थे और ये बात नेहरू जी में भी थी। जब आप देखोगे कहीं विदेश यात्राएं होती थी तो वो पब्लिक रिसेप्शन भी देते थे। इसलिए आप देखोगे डिप्लोमेसी कन्वेंशन तरीके थोड़े बदल दिए गए हैं। कोई पीएम आता है तो हम वाराणसी बुला लेते हैं, पर्पज होता है उसके पीछे ना, जनता से जोड़ दिया जाए। चाइना के राष्ट्रपति उधर आए तो हमने उनको अहमदाबाद बुलाया। अहमदाबाद बुलाने का मतलब हमने पब्लिक रिसेप्शन दिया। डेमोक्रेसी में इस बात का बड़े मायने है। ये कई बार आलोचक ये भी कहते हैं ना ना इनका जुगाड़ होता है, ये सब राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। हम दोनों पक्ष देखेंगे। लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि पता चला नमस्ते ट्रंप उसके बाद ट्रंप दिखा दिया ठेंगा। लेकिन ठेंगा दिखाया नहीं। अब भाई ट्रंप ही थोड़े है। देखो अभी गोर गए कश्मीर में, गोर का बयान अभी आया कि नहीं, कश्मीर में कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभिन्न तो नहीं कहा, महत्वपूर्ण कही दिया। तो अमेरिका का राष्ट्रपति, यही जमाना था अमेरिका का राष्ट्रपति जाके शेख अब्दुल्ला से मिलकर ये प्लान कर रहा था, अमेरिका का राजदूत, कि ऐसा करते। ये बात प्रोफेसर अमिताभ मट्टू ने कही है। उन्होंने कहा कि यही अमेरिकी राजदूत थे जो कश्मीर से मिलकर ये कहा करते थे ऐसा तुम अलग हो जाओ, ना पाकिस्तान के पास जाओ ना इंडिया के पास जाओ। ये अमेरिकन है। वही बयान बदल रहा है कि नहीं, लेकिन मुद्दा फिर देखें, अमेरिका का डिक्लाइन हो कैसे रहा है। अगर याद रखिएगा, अगर अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है तो सिस्टम में उठापटक मचेगी कि नहीं मचेगी। अब ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है कि अमेरिका का डिक्लाइन होगा तो अमेरिका कौन रिप्लेस कर देगा, या अमेरिका अपने डिक्लाइनिंग को संभाल लेगा, या चाइना उसको पीछे कर देगा। भाई अमेरिका को पीछे करने की ताकत फिलहाल तो चाइना में ही है। तो अमेरिका के डिक्लाइन की बात क्यों की जा रही है। पहला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जियो पॉलिटिकल तरीके से अमेरिका फंसा हुआ है, या ये कह लीजिए अमेरिका के लिए जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है। अमेरिका के लिए जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है। पहला यूक्रेन यानी यूरेशिया। अब यूक्रेन का मतलब सीधा रसिया, या यूक्रेन को बचाना, या रूस की बढ़ती आक्रामकता को कंट्रोल करना। ये अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। अगर आप अपने आप को दुनिया में सुपर पावर, अगर आप अपने आप को गांव में चौधरी कहते हो और पता चला एक छोटा सा आदमी पिट रहा है और आप कुछ नहीं कर पाए, तो मैं क्यों आपको चौधरी मान लूंगा। तो चौधरी का मतलब क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने की क्षमता किसे होनी चाहिए, जो कभी भी किसी महाशक्ति को अपना भूमिका निभाते हुए किसी को बचा तो सके। इसलिए आप देखोगे यहाँ पे रूस पहला। दूसरा, रूस में भी अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है और रूस की बढ़ती आक्रामकता पर अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया। पूरे यूरोप के बचाने की जिम्मेदारी किसको, इसी को कहा जाता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो यूएस क्या रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल तो बना नहीं पा रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर में स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहा है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप देखोगे दूसरी समस्या क्या है, ईरान फंस गया। 90s में अब आप कल्पना करो, 90s में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया था और अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अपनाते हुए रातों रात कार्यवाही की और कुवैत को इराक के प्रभुत्व से छुड़ा लिया। तब अमेरिका का प्रभाव था, यानी अमेरिका ने अपने किसी मित्र को छुड़ाया। यद्यपि ये बात अलग है कि अमेरिका के साथ साथ उसमें सुरक्षा परिषद की सहमत थी। सुरक्षा परिषद ने कहा नहीं, सद्दाम हुसैन ने कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन किया है, लिहाजा अपन कंट्रोल करिए। यहाँ अमेरिका ने छुड़ा लिया। अब यहाँ ईरान को अमेरिका नहीं पार पा रहा है। अब ये बात तो अलग है, वेनेजुएला का राष्ट्रपति को ही उठा लिया। पावर का तो ये मतलब होता है। इसलिए ये पावर ठीक है गलत है इस बात का चर्चा करने से बजाय बस ये समझिए हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बुरा है। कोई चीज़ ठीक बुरी नहीं होती। किसी के लिए बरसात अच्छी है, कोई भीग रहा है, लेकिन ऑटो चलाने वालों के लिए बरसात बुरी है, उनका ऑटो हर जगह फंसेगा। छोटे बच्चों के लिए बरसात में मतलब सड़क पे स्विमिंग पूल बन गया है, कूद रहे हो। तो ये मतलब क्राइटेरिया नहीं होता कि अमेरिका का पावरफुल होना हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए घाटा है। बस इसी बात, इसी क्राइटेरिया को रखिए। और यही है प्रैग्मेटिज्म। कोई अच्छा है बुरा है, ये आप कहाँ तक प्रमाण पत्र देते रहोगे।
इसीलिए अब आप देखो कि ईरान में अमेरिका, ईरान जैसे देश को, यद्यप ईरान के बड़े घाटे हो रहे हैं कहने को, तो आप देखो उसकी मुद्रा लगातार कमजोर होती जा रही है, लेकिन दुनिया में एसिमेट्रिक वॉरफेयर चल रहा है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब होता है, एक जमाने में था, अब एक ड्रोन ही लगा के वो छिटका देगा, बुर्ज खलीफा पर एक भी चीटा आ गया तो लगे हंगामा हो जाएगा। तो ईरान ने कम से कम सारे अमेरिका के सहयोगियों को अव्यवस्थित तो कर ही दिया है, हॉर्मुज़ संधि को बार बार वो बाधित कर रहा है। इसका मतलब है, और आप याद रखिएगा फिर वही बात है, मामला ईरान का है या अमेरिका, रूस और चाइना का है। अगर ब्रॉडर पॉलिटिक्स आप देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर में चैलेंज आ क्यों रहा है? क्योंकि ये यूक्रेन कहीं थोड़ी होता है। यूक्रेन तो बस वही बात है कि जंगल में दो हाथी लड़ी, घास बर्बाद हो गई। तो दो हाथी हैं कौन? अमेरिका और रसिया। दो हाथी कौन है? अमेरिका और चाइना। तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए कि जब अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं, तो रसिया और चाइना ईरान को सहायता नहीं देंगे। यानी ईरान जैसा देश अगर अमेरिका के सामने खड़ा भी हो जा रहा है, यही उसकी जीत है। बाकी तो स्वाभाविक रूप में पावर में बहुत असमानता है, लेकिन कम से कम उतनी आसानी से खड़ा हुआ है, तो अमेरिका जैसे देश के लिए तो अच्छी बात नहीं है। तो जियो पोलिटिकल उलझाव है। जितना दिन तक अमेरिका यहाँ उलझा रहेगा, पता चला कि उसके उसके घर में डीजल कीमत बढ़ रही है, गैसोलीन कीमत बढ़ रही है, और नवंबर में फिर से मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। तो अमेरिका के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है। किसी वार में बहुत लंबे समय तक आप ट्रैप हो जाओगे, अमेरिका बहुत बड़ा पैसा खर्च करना है ना। जब एक आप एयरक्राफ्ट करियर को लगा देते हो, तो एयरक्राफ्ट करियर में मान लो कि मतलब कोई भी, उसने अब्राहम लिंकन लगा दिया, कोई भी करियर लगा दिया, उस करियर में जो 5,000 6,000 सैनिक बैठे हुए हैं, 300 दिन से उसी करियर में, उनको एक होता है ना कि एक अजीब सा मानसिक बीमारी हो जाती है। करियर वगैरह क्या है, 100 150 ज़्यादा दिन तक चले। इसलिए जितने देखो मेरीन इंजीनियर है, 5-6 महीने के बाद घर वापस लौटाते हैं। एक बार जमीन पर उतारो उनको, वो हमेशा समुद्र में रहते रहते तमाम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अपनों से मिल नहीं पाएंगे। अमेरिका में चैलेंजेस है, तो ईरान बार में भी डिसाइसिव नहीं हो पा रहा है मामला, ईरान बार में उलझा हुआ है। तो अब आप देख रहे हो दूसरा, और सबसे बड़ा तो मुकाबला उसका चाइना के साथ है। यानी अब आप देखो कि दुनिया में अनसर्टेनिटी क्यों है, तो इसलिए कहा जाए दुनिया में एक नए कोल्ड वार जैसी स्थिति है। तो अमेरिका जियो पोलिटिकली यहाँ ट्रैप होता दिख रहा है, तो उसके डिक्लाइन का जो इमीडिएट कारण दिख रहा है, वो तो ये जियो पोलिटिकल है। अमेरिका जैसा महाबली आप कहते हो कि हम अ, अब चाइना, अगर चाइना कल के लिए ताइवान को छीन ले, तो आप क्या कर पाओगे? अभी आप देखोगे दक्षिण कोरिया एक सैनिक अभ्यास कर रहा था, अमेरिका ने कहा ना ना भाई, पर इसका स्केल नीचे करो। इसका मतलब है कि अमेरिका चीन को सीधा चैलेंज नहीं करना चाहता। यही बात कांति वाजपेयी ने कही है। अब इस बात को इंडिया के साथ जोड़ के देख लीजिए, जब ये अमेरिका का डिक्लाइन जियो पोलिटिकल है, तो इंडिया के लिए चैलेंज क्या है? इस बात को जोड़ के देख लीजिए, कांति वाजपेयी ने कहा कि अब अमेरिका की चैलेंज 3 है। अमेरिका के 3 चैलेंज है, तो इंडिया इस तीनों में कहां अमेरिका को सपोर्ट कर पा रहा है? यही तो वर्ल्ड ऑर्डर की बात है। यही कांति वाजपेयी ने कहा, अगर ये अमेरिकन का 3 चैलेंज है, 3 चैलेंज में इंडिया कहां सपोर्ट कर पा रहा है? रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, इसे अमेरिका बौखलाया हुआ है ना। बताइए, रूस से तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं। अमेरिका सीधा कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, अरे भाई तुम रसिया के हथियार को बढ़ावा दे रहे हो, तुम यूक्रेन के जो लोग मारे जा रहे हैं, उसमें भारत का भी हाथ खून से संग रहा है। यानी आप न होते, और हकीकत की बात तो यह है, रसिया के बने रहने में इतने प्रतिबंध लगाकर अमेरिका रसिया पे कुछ नहीं कर पाया। चाइना और इंडिया कारण, चाइना इंडिया रसिया से तेल खरीदना बंद कर दें, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना बंद कर दें, रसिया अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका अगर रसिया को अलग थलग नहीं कर पाया, तो न तो यूरोप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दे पाया, न तो अपने सुपर पावर का दर्जा रख पाया। तो आपने इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए, तो हुआ क्या? अब इस कंडीशन में देखें कि अमेरिका की पॉलिसी ट्रांजैक्शनल इंडिया के प्रति क्यों है, ये बताओ। इसीलिए आप देखोगे आलोचक क्या कहते हैं, इंडिया कैसा है? इंडिया ये चाहता है कि वो लेना लेना चाहता है, देना नहीं जानता। आलोचक ये बात कहते हैं। और जब के एस जयशंकर से पूछे, वो क्या कहते हैं? वही सीधी सी बात है, इंडिया
इंडिया की अपनी स्ट्रेटजी रहेगी, इंडियाज वे चलेगा या अमेरिकन वे चलेगा? इंडियाज वे चलेगा, हम आपकी बात क्यों सुने? अब बताओ, ईरान में अमेरिका ईरान में उलझा हुआ है, इंडियन ओशन में हमारी नेवी बहुत पावरफुल है। ये ठीक बात है कि अमेरिका की नेवी बहुत पावरफुल होगी, रसिया, अब चाइना की नेवी तो दुनिया में संख्यात्मक रूप में सबसे बड़ी हो गई है, इंडियन ओशन में सबसे पावरफुल तो हम ही हैं। अब यहीं बगल में अमेरिका हमारा दोस्त फंसा हुआ है और हम जाके दो चार तो हथियार भी नहीं दे रहे। अब बताओ, ईरान के हम खिलाफ हैं या ईरान के खिलाफ नहीं है? ईरान के खिलाफ नहीं है। अब बताओ, अमेरिका कह रहा है यार तुम किस देने के लिए दोस्त हो, तुम्हारे लिए हमने इतना दे दिया, तो हमने कह दिया सिविल परमाणु देने, तो तुमको हमने ड्रोन देने की बात कर दी, हम तुमको कह रहे हैं 35 दे दोगे, हम तो ये सब देने की बात कर रहे हैं। और याद रखना, कभी चाइना से मामला भिड़ेगा तो हम तुरंत आएंगे, और तुम यार हमारे पास आते नहीं। चीन से कोई लफड़ा होगा तो हम आएंगे तुम्हारे पास, लेकिन हमारा ईरान के साथ झगड़ा है, तुम नहीं आ रहे हो। इसलिए अब देखोगे, हम जब इंडो अमेरिकन पलक से बात करेंगे तो 2014 के बाद हमने इंडिया अमेरिका से बीका का समझौता किया, कोमकोसा का समझौता किया, लिमो का समझौता किया, और तीनों समझौते लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के थे। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ये कहता है कि इंडियन ओशन से कोई अमेरिकन विमान अगर उड़ रहा है, उसको तेल भारत दे देगा। भाई, इंडियन ओशन से उड़ के डायवगर से छोड़ के अगर ईरान पे मारना चाहता है तो उसको तेल की सहायता कौन देगा? इंडिया। नहीं दे रहा इंडिया। इंडिया कर ना भाई, हम ईरान का पश्चिमी एशियाई देशों के खिलाफ नहीं जाएंगे। और हुआ क्या? और इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे भाई, अमेरिका ने सर दर्द कर रखा है, ईरान से पंगा देकर तेल का बजट किसका बढ़ा दिया? इंडिया का। अब बताओ, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया अमेरिका क्यों देखे और अमेरिका इंडिया क्यों माने? दूसरी बात, चाइना नहीं, कांते वाजपेयी ने यही तीन कारण दिया कि भारत और अमेरिका के संबंध इस वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रांजैक्शनल रहेंगे। कारण, इंडिया इन तीनों में अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब अमेरिका को लग गया है, इसलिए अमेरिका G2 की बात कर रहा है, लेकिन G2 में भी हमारी आफत है। यही चैलेंज है, अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है, और सबसे पावरफुल बनने को कौन सा देश तैयार है? और चाइना कौन है? सबसे पावरफुल बनने कौन सा देश तैयार है? चाइना। और चाइना कौन है? सीधा हमारा प्रतिस्पर्धी, सीधा हमारी सीमा पर अतिक्रमण करने की बात। तो हमारे लिए दोनों तरफ चैलेंज है। तो अब बताओ, अमेरिका का डिक्लाइन का चैलेंज हमारी चैलेंज से कैसे बढ़ जाता है? और अमेरिका का डिक्लाइन होगा तो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर भी नीचे जाएगा। अमेरिका का डिक्लाइन केवल एक राष्ट्र का डिक्लाइन नहीं होगा, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नीचे जाएगी। वैसे अगर आप देखोगे, अमेरिका का डिक्लाइन क्या वाकई अमेरिका इस सॉफ्ट पावर को बनाए रखा हुआ है? अमेरिका का डिक्लाइन केवल जियोपॉलिटिकल है या कुछ और है? तो जरा और भी एग्जाम्पल आप देख लें, कैसे अमेरिका का डिक्लाइन इधर आ रहा है। दूसरा, सॉफ्ट पावर के मामले में अमेरिका कैसा डिक्लाइन कर रहा है? पहला है भू राजनीतिक, दूसरा है वैचारिक, आइडियोलॉजिकल। दूसरा है आइडियोलॉजिकल। तो अमेरिका के सॉफ्ट पावर में कटौती हो रही है, अमेरिका का सॉफ्ट पावर कमजोर पड़ रहा है। और अमेरिका का, मैं सॉफ्ट पावर का मतलब है, अमेरिका जाना जाता था दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नाते, मानवाधिकार, लोकतंत्र, आजादी वाला देश, यानी मॉडल था। अमेरिका का संविधानवाद क्या था? पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल था। हमारे संविधान निर्माता उसी से प्रभावित थे। लेकिन लोग कहा जाता है जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है, इस बात को कहा किसने है? यहां तक कि जोसेफ नाई ने बात कही है। जोसेफ नाई ने पीयू रिसर्च का एग्जाम्पल, जो कोई सॉफ्ट पावर के सबसे प्रतिपादक है, जोसेफ नाई, रॉबर्ट कोहेन ने कहा है कि पीयू रिसर्च, जो एक पीयू सर्वे एजेंसी है, उस सर्वे एजेंसी का हवाला देते हुए कहा है कि दुनिया में पावर इंडेक्स में जो सर्वे हो रहा है, चाइना को लोग ज्यादा सकारात्मक बता रहे हैं, अमेरिका को नकारात्मक। यानी उसके पीछे कारण क्या है? ये बात जोसेफ नाई ने भी कही है,
रिचर्ड एस्ले ने भी कहा है कि अमेरिका के पास जो लोकतंत्र का सॉफ्ट पावर था उसको अमेरिका ने गंवाया है। अमेरिका का प्रभाव क्यों था? वैचारिक शक्ति, CNN, हॉलीवुड की फिल्में, यानी अमेरिका की दुनिया में विरोध बढ़ा है ट्रंप के कारण। अब ट्रंप ने देखोगे ट्रेड वार को लेकर आगे बढ़ा दिया। ट्रेड वार से इकोनॉमी पहले कमजोर कर रखा था, बाद में वीजा की पॉलिसी सख्त कर दी, और कुल मिला के जो आर्थिक राष्ट्रवाद दिया, मागा का विचार दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो ट्रंप इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, या जो पॉलिटिकल या जो पॉपुलर नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, अमेरिका तो ग्रेट रहा है तो रहा है, तो इसमें अचानक पीछे कहाँ चला गया? इसलिए अमेरिका ने सॉफ्ट पावर को भी खो दिया है। यानी अब ये बात अलग है कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तो है नहीं, ये सारी चीज़ें अपने आप में सब्जेक्टिव है। हमारे पास पावर कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि 500 किलो पावर था 400 किलो हो गया, ऐसा कोई है नहीं। एक नज़रिया है, हर चीज़ एक नज़रिया होते ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं होता। लेकिन अमेरिका के लिए जब डिक्लाइन की बात आती है, चैलेंजेस है, अमेरिका के सॉफ्ट पावर नीचे जा रहे हैं, इसी बात पर रिचर्ड एस्ले ने भारतीय विदेश नीति की यहीं पे आलोचना की है। तो रिचर्ड एस्ले ने यह भी कहा है कि दो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म का आइडिया है, ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारणा है, उससे भारत की पॉलिसी भी नीचे जा रही है, भारत का भी छवि खराब हो रही है। क्योंकि भारत विकासशील देशों में सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रयोग में एक था। तो भारत में जब ये परसेप्शन जाएगा कि नहीं यहाँ पे भी बहुमतवाद बढ़ रहा है, मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, ये भारत के सॉफ्ट पावर के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और इसे रिचर्ड एस्ले ने कहा है कि अब देखो भाई, जो लोकतंत्र के दो सबसे केंद्र में थे, भारत और अमेरिका, अगर वहाँ ही चैलेंज आ रहा है, तब तो चाइना और रूस को आगे बढ़ाने में कोई समस्या ही नहीं है। भाई फिर हम किस बात के लिए कहेंगे कि चाइना गैर लोकतांत्रिक है? तो जब हम सॉफ्ट पावर गंवा देंगे तो चाइना का आगे बढ़ने का मौका और मिल जाएगा। सेकेंड चैलेंज ये है। थर्ड चैलेंज है आर्थिक, जो सबसे बड़ा है अमेरिका के लिए। जो थर्ड चैलेंज है वो इकोनॉमिक। आर्थिक है। ये आर्थिक चैलेंज अमेरिका को चीन ने दे रखा है। याद रखिएगा, राइज ऑफ चाइना कहा जाता है, पूरे कोल्ड वार में सोवियत संघ अमेरिका को आर्थिक रूप में कभी चैलेंज नहीं कर पाया, सोवियत संघ वैचारिक रूप में कभी चैलेंज नहीं कर पाया। यहाँ पे जोसेफ नाई ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब अमेरिका में भी आंदोलन होता था तो अमेरिकन आंदोलनकर्ता कभी कम्युनिस्ट पार्टी का नारा नहीं देते थे। वो क्या कहते थे? वी शैल कम ओवर, कि हम यानी होंगे कामयाब। जो एक बात है, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा जो स्लोगन बना हुआ है कि वी शैल कम ओवर, ये नारा स्वाभाविक रूप में लिबरल स्लोगन था, तो उदारवादी वैल्यू ये था। अब भाई जब अगर अमेरिका में भी राष्ट्रवाद बढ़ेगा, भारत में भी राष्ट्रवाद बढ़ेगा, तो उदारवादी वैल्यू कौन ले जाएगा? ये अपने आप में एक चैलेंज का विषय है। तो रिचर्ड एस्ले का मानना है, इसी आधार पर रिचर्ड एस्ले ने दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना की है। इसका मतलब है हमें हर नजरिया आता है, ये दाहिना पक्ष भी होना चाहिए, बायां पक्ष भी होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक तो आप याद रखो, चाइना ने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है। कोविड-19 के बाद भी पूरी दुनिया को पता चला कि पूरी सप्लाई चेन कहाँ पे डिपेंडेंट है? चाइना पे। और चाइना वैसे ही नहीं है आज की डेट में। अब ये बात अलग है कि चाइना कोशिश कर रहा है डॉलर के डोमिनेंस को ऐसे तोड़ दिया जाए। डॉलर का डोमिनेंस, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल आज भी अमेरिका का है। अमेरिका के पास एक तो आइडियोलॉजिकल पावर है, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश समझी जाती है, एक उसको फायदा है। लेकिन आप देखोगे चाइना कैसे इन संस्थाओं पर अतिक्रमण कर रहा है ब्रिक्स के द्वारा। वन रोड ओवर, वन बेल्ट वन रोड के द्वारा, वन बेल्ट वन रोड के द्वारा ये स्वाभाविक रूप में इस पर अतिक्रमण कर रहा है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकासशील देशों को ब्रिक्स बना देना, एनडीबी ब्रिक्स विकास बैंक बना देना, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना देना, उसके बाद AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB बैंक बना देना, ये बहुत बड़ा काम है। यानी आज आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इन सब पे डोमिनेंस किसका है? चाइना का। यानी आज की डेट में दुनिया बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की है।
तो इसीलिए अब देखोगे चाइना बहुत तेजी से अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचा चुका है। और अमेरिका के जितने पार्टनर हैं, अमेरिका का ट्रेड जो चल रहा है, वो कहा भी जाता है अमेरिका अपने ही बनाए गए वर्ल्ड ऑर्डर में उलझ गया है। WTO चल नहीं पा रहा है, तो अमेरिका जिन जिन देशों से FTA कर रहा है वहां घाटे में जा रहा है। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि नहीं, वो अमेरिका में सर्विस सेक्टर को हटा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना लेंगे, ये अपने आप में चैलेंज का मुद्दा है। इतना आसान नहीं को इस चीज को कर लेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, अब आप देख लो, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वन रोड वन बेल्ट, इसके अंतर्गत हो क्या रहा है? अमेरिका सारे विकासशील देशों को, सबसे बड़ी फंडिंग इस समय विकासशील देशों को करने वाला कौन है? चाइना। आप लैटिन अमेरिका, दुनिया किसी भाग में बस एक समीकरण आप देख लीजिए कि उनका सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी कौन है? चाइना। और चाइना के साथ जिसका भी व्यापार है वो व्यापार के फायदे में है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका का डिक्लाइन हो रहा है या चीन का राइज हो रहा है? उबर को हम अलग से इंडिया इंडिया चाइना हमें अलग पढ़ना है, इंडिया अमेरिका अलग भी पढ़ना है। लेकिन जब हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, जो वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर, इसी बात से समीकरण मिल गया। सवाल है जाएं कहाँ? अगर चाइना का राइज हो रहा है तो क्या करें? चाइना के साथ जाएं या अमेरिका को पकड़े रहे, या दोनों के साथ जाएं? आप ही बहुत होशियार हो। दोनों के साथ जाए, इतनी बात आपने सीख लिया है। इसलिए SCO, चाइना SCO बना के बात कर रहा है। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होने वाला है। ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होने वाला है, SCO में भी इंडिया है। अब यही फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज आ गया है। इसलिए नया वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रांजिशन किसके बीच में है? अमेरिका वर्सेस चाइना। इस अमेरिका वर्सेस चाइना में मामला किसका फंस गया है? इंडिया का। देखिए, अमेरिका वर्सेस चाइना में कुछ लोगों को दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे देशों को दिक्कत ही नहीं है। वो कभी भी किसी की पूंछ पकड़ खड़े हो जाएंगे। भाई वो तो कभी किसी की पूंछ पकड़ खड़े हो जाएंगे। चैलेंज कहाँ रहा है? इसलिए अब देखोगे, अब अमेरिका अगर ये कहेगा भाई क्वाड में हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं है, हम तो चीन के साथ जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में जहां अमेरिका डिक्लाइन हो रहा है, अमेरिका के डिक्लाइन में क्या करेगा? अमेरिका चीन के साथ जाएगा, चीन का कन्फ्रंटेशन करेगा। अब स्वाभाविक रूप में कन्फ्रंटेशन करने वाली कंडीशन तो है नहीं भी उसकी, इसलिए वो चीन से कन्फ्रंटेशन से बचेगा। तो जब चीन से कन्फ्रंटेशन से बचेगा, हमारे साथ ट्रांजैक्शनल पॉलिसी अपनाएगा। अच्छा नहीं, हम चीन के साथ ही चल दें? चीन के साथ जाएं या ना जाएं? यही मेरे दोस्तों, यही फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं। तो ये दुनिया ही चैलेंज की है। कई बच्चे कहते हैं सर हमें लिखने में चुनौती हो रही है। हमें कही यही चुनौती है दुनिया की। किसी को लिखने में चुनौती हो रही है, किसी को समझने में चुनौती हो रही है, किसी को टिफिन खाने में चुनौती हो रही है। चुनौती नहीं रहेगी, दुनिया रहेगी कहाँ? ये तो चैलेंज रहेगा ही रहेगा। इसलिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? अब जरा देखो, अमेरिका अगर डिक्लाइन कर रहा है, अमेरिका अगर ये डिक्लाइन कर रहा है, तो अब ऑप्शन आप देख लो नए वर्ल्ड ऑर्डर में। अमेरिका के डिक्लाइन का सीधा मतलब है, नंबर 1, इंडिया अमेरिका के साथ जाए। नंबर 2, चाइना के साथ जाए। नंबर 3, सदाबहार दोस्त रूस को बना के रखे। इंडिया किसके साथ जाए? अब चैलेंज बन गया है। अब सवाल यह है, अमेरिका के साथ जाने में चैलेंज क्या है? ट्रंप ट्रांजैक्शनल है। अमेरिका के साथ जाने के चैलेंज ये है कि ट्रंप तो ट्रांजैक्शनल है। और प्रताप भानु मेहता लगो ये भी कहते हैं कि अरे भाई, ट्रंप ने आपको ऐसा नुकसान दे दिया है कि पूछो, पश्चिम एशिया में बिला वजह कूद गए वो। पश्चिम एशिया में इतनी लड़ाई ना होती तो हमारे तेल से लेकर तमाम चीजें हमारी तो नुकसान ना होते ना, इनडायरेक्टली हमारे नुकसान हो गए। यहाँ प्रताप भानु मेहता ने कहा है कि अमेरिका के साथ जाने का प्रयास, तो अमेरिका तो वैसे भी आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा, इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा देगा। बिला वजह का लफड़ा ले लिया, अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान कर गया। लेकिन दूसरा नजरिया ये है, तो जब आप अमेरिका के साथ संबंधों को देखेंगे, फिर नजरिए प्रताप भानु मेहता कहेंगे ना भाई, अमेरिका बेकार का देश है, लिबरल रहा नहीं, केवल दुनिया में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, दुनिया में अच्छा आदमी मैं भी ढूंढ रहा हूं मेरे बच्चों। आप भी दोस्तों के लिए कई बार कहते हैं यार मेरा दोस्त नहीं बन पा रहा, क्यों? मैं अच्छा आदमी ढूंढ रहा हूं। मिल गया आपको? ये मिल जाए तो बता देना।
अरे मेरे बच्चों, यही तो दुनिया का संघर्ष है। इसे सवाल ये नहीं, प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं अरे भाई अमेरिका पर भरोसा ही मत करो। लेकिन सी राजा मोहन के पास जब मैं गया तो उनका किसका भरोसा करोगे ये बताओ। सी राजा मोहन कह रहे हैं भरोसा किसका करोगे, भरोसा आप किसी का नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका के साथ संबंध ज्यादा बढ़ने के चांस ये है। उसी राज्य मोहन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, चाइना के साथ थोड़ा डील करने में चैलेंज ये आ रहा है। देखिए, हर चीज को हर नजरिए से देखना चाहिए। उनका जब हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी तो भारत चाइना के बीच में एक लिंक बना हुआ था। कम्युनिस्ट को चाइनीज बड़ी इज्जत देते थे, उनको लगता था कि एक लिंक है भारत चीन संबंधों को ठीक करने में। इसे सीताराम येचुरी को अमेरिकी सरकार के द्वारा बड़ा पुरस्कार, चाइनीज सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया था। कम्युनिस्ट भाई भाई होते हैं ना, इसलिए सी राजा मोहन ने कहा कि चैलेंज ये आ गया कि चाइना के साथ डील करने में हमारा लिंक ही टूट गया, कम्युनिस्ट गड़बड़ा गए। दूसरी बात है, अमेरिका के साथ जो इतने बड़ा डायस्पोरा है वो अपने आप में भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। तो भारत अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेसर का, इंजीनियर का, ये नागरिक समाज का संबंध है। संबंध दो होता है, एक सरकार का, एक नागरिक समाज का। समाज बहुत दीर्घकालिक होता है, नागरिक सरकार आज है कल नहीं है, सरकार के तरीके चेंज हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी के तरीके चेंज नहीं होंगे। इस वजह से बार बार ये बात कही जा रही है। सी राजा मोहन ने कहा अरे भाई आपके लिए यही ऑप्शन है। अब यथार्थवादी स्कूल के लोग हैं तो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ही कहता है, सी राजा मोहन हर्षपंथी कहते हैं ठीक है। सवाल ये है इंडिया का। अब इंडिया भी, सी राजा मोहन से पूछा गया इंडिया कंडीशन क्या है, सी राजा मोहन ने कहा देखो भाई हमारी कंडीशन ये है, ठीक है 90 जैसी तो नहीं है, विदेशी मुद्रा ज़्यादा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में हम कमज़ोर है। इकोनॉमी हमारी उम्मीद से उतनी नहीं बढ़ी। इकोनॉमी बढ़ने के लिए हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए भाई। इसलिए देखोगे चाइना की अर्थव्यवस्था 30 साल तक 10% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है, इकोनॉमी। इसे ज़्यादातर लोग, रिचर्ड एस्ले से पूछा गया क्या इंडिया चाइना की बराबरी कर लेगा, कहा नहीं, संभावना बहुत कम है। यानी हो सकता है कि भविष्य में, क्योंकि देखिए हमारे पास एक स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी की, तमाम चैलेंजेस होने के बावजूद चाइना में वो सब चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इकोनॉमिक आंकड़े को देखिए, चाइना कैचअप करना बड़ा मुश्किल है। जब आप चाइना कैचअप नहीं कर सकते तो हर्ष पंत, सी राजा मोहन जैसे लोग कहते हैं भाई 1971 को याद रखिएगा, 1971 इसीलिए था, भविष्य में चाइना का चैलेंज होगा तो आपके लिए बचाने का रास्ता कहाँ से आएगा, अमेरिका से। इसे अमेरिका भी G2 का आइडिया नहीं ले जा सकता, क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। चाइना अमेरिका के बीच में प्रभुत्व का संघर्ष हो रहा है, और ये G2 एक तरीके का बस खाली दिखावे की बात है। G2 कब तक है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान से आसानी से निकल लें, तब तो हम चाइना के एक साथ आप कोई फ्रंट नहीं खोल सकते। अन्यथा चाइना अमेरिका के बीच में पावर ट्रांजिशन है, क्लैश है, वो इतनी आसानी से रिकनसाइल होगा नहीं। ये तो ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, ट्रम्प कल कह देंगे ऐसा है भाई ग्रीनलैंड हम रखेंगे, ताइवान तुम रख लो, फंसे हम बीच में। मामला सिंपल इतना है कि अमेरिका के साथ जाए या न जाए। अब आप फायदे की बात देख लीजिए, दोनों ओपिनियन में फायदे की बात देख लीजिए। फिर हमने पहले बता दिया मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है। इसलिए अमेरिका का दूसरा विकल्प आप बताइए। चैलेंजेस सारे हमने मान लिए, अमेरिका का दूसरा विकल्प आप बताइए, तो उत्तर है नहीं है। अमेरिका का विकल्प क्या है, पहली बात चाइना। अब चाइना का मामला गजब फंस रहा है, इसे नए वर्ल्ड ऑर्डर में सारा डोमिनेट कर रहा है चाइना। अब अगर नया वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांजिशनल क्यों है, नया वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांजिशनल क्यों है, अगर पूरी दुनिया को चाइना ही कंट्रोल करना चाहता है। अब आप देखोगे जब यही बात विजय गोखले से पूछी गई कि भाई ये बताओ कि पूरी दुनिया को चाइना कंट्रोल कर रहा है, तो उनका याद रखिए ये ग्रे जोन स्ट्रेटजी अपना रहा है। और ग्रे जोन का सीधा मतलब है कहीं लड़ लेगा, कहीं छुप लेगा, कहीं बातचीत कर लेगा। एक तरीके से जैसे कहते हैं कामोफ्लाजिंग करना, जैसे होता है ना कि रंग बदल देना, गिरगिट, तो कैमोफ्लाज का मास्टर है ये। इसलिए ये आपके अरुणाचल पे दावा कर रहा है, आज भी तो हकीकत है ये। और याद रखिएगा
भारत और चीन के बीच में बहुत लंबी सीमा है, भारत और चीन के बीच में लंबी सीमा है और वो रिजॉल्व नहीं है। और भारत और चीन के बीच में सीमा कितनी है? 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर की सीमा रिजॉल्व ही नहीं है। अब ये सीमा अगर रिजॉल्व नहीं है तो चाइना कह रहा है अरुणाचल के क्षेत्रों का नाम कौन रख रहा है? चाइना। अब हमारे, यानी ये तो बात ठीक हो गई, ऐसी हो गई, घर मेरा है और नाम रख रहा है पड़ोसी। एक अजीब सी बात नहीं, कार आपने खरीदी और उस पर नाम पड़ोसी अपना लिख के चला जा रहा है, कार तो मेरी है। कितना गंभीर मामला है। याद रखिएगा, चाइना के साथ बड़ा पेचीदा मसला है और वो है संप्रभुता का। ये ग्रे जोन स्ट्रेटजी नहीं है, किसका मामला है? संप्रभुता का। ये मामला है हमारी अखंडता का। अब जो जिस वार्ता के लिए अजीत डोभाल गए हैं, वह सीमा विवाद को हल करने के लिए 25वें दौर की वार्ता है। वो मामला कुछ हो नहीं पाया। 2003 से लगातार वार्ता हो रही है, अभी तक कोई रिजॉल्व है नहीं। और याद रखिएगा, चाइना पावर एसिमेट्री है, चीन के पास पावर ज़्यादा है और उस समय भारत पर लगातार दबाव का प्रयोग कर रहा है। भाई शक्तिशाली देश चाहता कि अपने तरीके से मामले को हल करें। और ऑपरेशन सिंदूर में याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना पाकिस्तान, भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा पेचीदा मसला क्या है? चाइना पाकिस्तान एक्सेस। इसको बोल नहीं सकते। लेकिन फिर वही बात है, ब्रिक्स में हम चाइना के साथ है, एससीओ में चाइना के साथ है। इसलिए मेरे बच्चों, अगर अमेरिका के साथ चैलेंज है तो ऐसा लगता है ज्यादा चैलेंज किसके साथ है? चाइना के साथ। इसलिए बात सच है, देखिए अमेरिका के साथ चैलेंज है, अमेरिका हमारी जमीन पे दावा नहीं कर रहा है। अमेरिका का अपना है भाई, प्रभुत्व का संघर्ष है उसका। प्रभुत्व का संघर्ष है तो ठीक है, बाकी चीजें हम उसके साथ नहीं चलेंगे। चाइना तो हमारे भूभाग पर ही दावा कर रहा है। चाइना आप देखो हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाया जा रहा है, पड़ोसी में आके हमें चैलेंज कर रहा है। इसलिए अगर इमीडिएटली आप देखोगे तो अब चाइना भी चैलेंज है, अमेरिका भी चैलेंज है, तो क्या करें हम? इसलिए ब्रिक्स आप देखोगे तो सहयोग दिखाई दे रहा है, एससीओ देखोगे सहयोग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कह सकते हो कि आने वाले समय में भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हल हो जाएगा, समस्या ही खत्म। बाउंड्री डिस्प्यूट हल हो गया, समस्या खत्म। मामला बाउंड्री डिस्प्यूट का है, मामला आधिपत्य प्रभुत्व का है। याद रखो मेरे बच्चों, झगड़ा किसके लिए? पानी के लिए, जमीन के लिए, मछली के लिए झगड़ा होता है क्या? झगड़ा आधिपत्य का है या पानी का है? आधिपत्य का है। पाकिस्तान को उन्हें पानी क्यों रोक रखा है? पानी होने का झगड़ा नहीं होता, ये आधिपत्य का है। इसलिए ये मान लो कि चाइना हमारे साथ मामले सुलझा लेगा, फिलहाल तो उम्मीद नहीं है। ये जब हम दबाव बना रहे हैं, अगर वो हमारे साथ मामला नहीं सुलझाएगा तो अपने बाजार उसे नहीं देंगे। अब समीकरण तो ये है, इंडिया और चाइना मिल जाए, एशियाई शताब्दी आ जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या हम अमेरिका की शर्त पर नहीं चले, चाइना की शर्त पर चल दें क्या? इसलिए आप देखोगे बहुत सारे विचारक, अश्वनी जो लिबरल किस्म के लोग हैं, थोड़े अश्वनी महापात्रा जैसे लोग मानते हैं कि ऐसा करिए, इकोनॉमिक रूप में आगे बढ़िए और बॉर्डर को अलग तरीके से हल करते रहिए। लेकिन सवाल है, ये तो काम पता नहीं कब से करते रहे, गालबान क्लेश आया और उसके बाद हमने कह दिया जब तक विवाद हल नहीं होगा तब तक मामला नहीं करेंगे। अब आप इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का चैलेंज क्या है, आप देख लीजिए। जब हम कहते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी कैसे आगे बढ़ेगी, अब आप अंत में देखिए, भाई 3 मेजर पावर है। देखिए जापान को लेकर हमारे यहाँ कोई चैलेंज नहीं है, जापान सीधा हमारे साथ है। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, अभी जापान, ऑस्ट्रेलिया, ट्रंप की टैरिफ वार की नीतियों के कारण, अगर ट्रंप टैरिफ वार आगे बढ़ा रहा है तो आप देखोगे हमने लगभग 9 देशों के साथ एफटीए किया, जिसमें ईयू के साथ एफटीए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी महाशक्तियों के बजाय आर्थिक रूप में तुम छोटे छोटे देशों पे जा रहे हैं कि भाई लफड़ाई खत्म करो इनका, क्योंकि वो हमारे ऊपर दबाव बनाने में सक्षम नहीं है। अब आप देखोगे रूस को लेकर तो कोई समस्या नहीं है। रूस क्या कर रहा है? हमें तेल गैस भी दे रहा है। जियोपॉलिटिकली रूस हमारा सदाबहार मित्र है। रूस क्या है? एवरग्रीन पार्टनर। रूस के लिए हम कुछ एडजेक्टिव देते हैं, मोस्ट रिलायबल पार्टनर। पर रूस के साथ हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है न रूस, यानी अगर आप देखोगे ये रूस के साथ सबसे बड़ा मुद्दा क्या आता है? रक्षा पर, डिफेंस। उसके बाद एनर्जी, उसके बाद अफगानिस्तान से लेके हर जगह रूस के साथ हमारे संबंध, रूस के साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन आप एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आप देखोगे, बहुत ध्यान से आप देखना,
पिछले 5 सालों में रूस के साथ हमारा कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए जब रूस का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आता है, हमारे प्रधानमंत्री रूस जाते हैं, ठीक है, व्यापार में हो गया, एनर्जी में हो गया, वो सब ठीक है। इंडिया रसिया का कोर रहा है डिफेंस। और जब हमारा डिफेंस के मामले में उससे कोई समझौता नहीं हुआ, इसका मतलब ठीक है, कोई बहुत खास प्रोग्रेस नहीं है। ये बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा अपने आप में चेंज है। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ अब रूस के साथ तो हमारे संबंध खराब नहीं है, लेकिन चैलेंज क्या है, रूस चाइना के बहुत नज़दीक है। तो ऑप्शन 2 है, रूस रूस की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अभी रूस सबसे निकट किसके साथ है? चीन के साथ है। अभी रूस सबसे निकट हो गया चाइना के साथ। अब ऑप्शन आप देखोगे, इसे भारत और चीन के बीच कभी कोई संघर्ष होगा तो रूस हमारे साथ आएगा। 71 वाली कंडीशन तो नहीं रही। अब आप ये देख लो, इसका दूसरा ऑप्शन ये है, ऐसा करें रूस को साथ लेकर इंडिया चाइना के संबंध को ठीक कर ले, ऑप्शन 1 है। रूस को चिंता मत करिए भाई, कई बार लोग कहते हैं रूस चीन से मिल गया, चीन से मिल गया, वो सब चिंता मत करो। हो सकता है रूस हमें भी चीन से मिला दे, एक ऑप्शन है। अब आप बताइए हम कहाँ जाएं, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ या सभी के साथ? किसके साथ? यही हमारी पॉलिसी है। इसलिए मेरे बच्चों, आज भी अगर फैक्ट में देखोगे, हमारा सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका है। इतने उतार चढ़ाव के बाद इसलिए कहा जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बड़ा ही हौच पौच वाला है। वार अलग फंसे हुए हैं, पावर ट्रांजिशन अलग है, लेकिन हमारे चैलेंज तो पहले जैसे हैं। हमारे चैलेंज क्या है भाई? गरीबी दूर करना। और इसीलिए जब कहते हैं लोग इंडिया, अब बताओ इंडिया की कंडीशन क्या है, तब आप देखोगे इस कंडीशन में अब ये फॉरेन पॉलिसी के चैलेंज आपको दिख जाएंगे। अब एस जयशंकर कहाँ जाएं? मल्टी अलाइनमेंट या किसी एक के साथ अलाइनमेंट? सामरिक स्वायत्तता या किसी एक के पीछे चल देना? यही हमारी पॉलिसी है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, लेकिन चैलेंज ये है, क्या मल्टीपोलरिटी आ जाएगी या बाईपोलर की तरफ वर्ल्ड बढ़ रहा है? मल्टीपोलर आने के लिए इंडिया को पावरफुल बनना पड़ेगा। अब इंडिया प्रयास तो कर रहा है, इसलिए इंडिया के स्टेटस पर भी लोगों का मतभेद है। तो ये भी कहा जाता है, बताइए ये बताओ भाई इंडिया है क्या? तो सी राजा मोहन कहते हैं लगातार उभरता हुआ देश। हमने कहा यार ये बताओ ना, महाशक्ति बना है या उभर गया है क्या? कंटिन्यूअस राइजिंग। फिर कुछ लोग कहते हैं ऑलमोस्ट मेजर पावर। हमने कहा ये कौन सा होता है? तो मेजर पावर को है ऑलमोस्ट मेजर पावर। कुछ लोग कहते हैं ना ना भाई क्षेत्रीय पावर है, भी वर्ल्ड ऑर्डर को हम शेप नहीं दे पा रहे हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर है और उसमें हमारे चैलेंजेस क्या, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, थोड़ा आप लिख लीजिए। उसके बाद अपनी प्राथमिकताओं में आ जाएंगे, हमारे चैलेंजेस क्या है। ये है वर्ल्ड ऑर्डर। तो वर्ल्ड ऑर्डर सामान्य है या अनस्टेबल है? अब आप बताइए, आप होते तो किसके साथ जाते? इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ या किसी एक के साथ? तीनों के साथ। तो सबसे गहरा संबंध किसके साथ? रूस के साथ। सबसे गहरा संबंध रूस के साथ। हो गए भावनात्मक ना? जिसकी इकोनॉमी $2.5 ट्रिलियन की है, उसके साथ आप जाना चाहते हो। जिसकी इकोनॉमी $24 ट्रिलियन की है, वो आपको नहीं दिख रहा है। अरे मेरे बच्चों, सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ जाओगे, कितना भी ठांसेगा, मदद ज्यादा कर देगा। फुक्कड़ के साथ जाओगे, किसी के हमारे विचार मिलते हैं? कमाल की बात कर रहे हो यार। अरे रूस की इकोनॉमी तो देख लो, और यूक्रेन वॉर में ऐसे उलझा रह गया, तो उसके पास कौन सा वेपन होगा जो मुझे देगा? बहुत क्लियर कट है। इसीलिए ऑप्शन आपके सामने है, और यही भारतीय विदेश नीति के चैलेंजेस है। इसीलिए एस जयशंकर ने क्या कहा, यानी इंडिया की स्ट्रेटजी इन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इंडिया की स्ट्रेटजी के पहले जरा लिख लोगे, वर्तमान विश्व व्यवस्था में भारत के सामने संकट क्या है, इसी बात को लिख लो। लिख लीजिए पहला। हाँ बताइए। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है, मार्मिक हित है, ये कोर इंटरेस्ट है। ये एक्चुअली यही तो बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये मेरे दोस्तों, किसी के सबके साथ जाओ, किसी के साथ दिल मत लगाओ। बात समझ गई नहीं? जाना सबके साथ है, दिल किसी के साथ नहीं लगाना है। यही युवा बच्चों को सीखना चाहिए। सबसे मिलकर नोट्स खिसका लो, ज्योग्राफी वाले से मिले उधर से नोट्स ले लो,
हिस्ट्री वाले से इधर मिले नोट्स ले लो, और नोट्स लेके चंपत। हाँ बताओ। हाँ सवाल ये है मेरे बच्चों, चाइना को यूज करना दुधारी तलवार है। चाइना को आज तक कोई यूज कर नहीं पाया, चाइना ने सबको यूज कर लिया। सवाल यही बड़ा लफड़ा है। अरे ऐसे देखो ना, चाइना के पीछे चलने का मतलब चाइना कह दे सड़क हम बना देंगे, तो अरुणाचल में सड़क बना देगा, उसके बाद कहेगा अरुणाचल हमारा, खत्म हो गई बात। चाइना के साथ चलने का बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बनवा लो सड़क। सीधी सी बात है, हम सबका उपयोग करें और उसके बाद अपने खुद को शक्तिशाली बना लें। चैलेंज ये है, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे। अलग रास्ते पे चलना हमेशा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मजबूरी ये है, महाशक्ति किसी के पीछे जा ही नहीं सकता। हमारी इंटरेस्ट वर्ल्ड डाइवर्सिफाइड है ना। अरे सस्ती वस्तुओं के हम निर्यातक है, सस्ती वस्तु का निर्यातक चाइना है। कॉम्पीट करते हैं लैटिन अमेरिका अफ्रीका में, और चाइना, याद रखिएगा। अगर आप इस टेक्निकली आप देखना, अब हम एक एक संबंध तो अलग बताएंगे। अमेरिका के साथ हमारे सामरिक संबंध है, रक्षात्मक संबंध है, चाइना का व्यापार के अलावा कोई संबंध नहीं है। ध्यान से इस बात को सुनना। हाँ, रसिया के साथ हमारे सारे संबंध हैं, सामरिक भी हैं, रक्षात्मक है। चाइना के साथ हमारे संबंध केवल व्यापार के हैं, कोई सामरिक संबंध नहीं है। सामरिक संबंध है ही नहीं, किसी इंटरनेशनल फोरम पे हम एक साथ नहीं रहते। ठीक है, पर्यावरण वगैरह पे कभी दिख जाते हैं, बट पर्यावरण पे आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं आते। पर्यावरण पे चाइना का इंटरेस्ट अलग हो गया है। चाइना बहुत पावरफुल बन गया है ना, और चाइना को लगता है कि जियोपॉलिटिकली एक ही देश है जो हमें कंटेन कर सकता है, वो इंडिया है। पूरे पूरे आसपास देख लीजिए, रसिया उसके पीछे चल पड़ा है, ऑलमोस्ट पीछे चल रहा है रसिया। बाकी किसी में इतनी ताकत नहीं है, इसको चैलेंज कर दे, जापान इंडिया के साथ आके थोड़ा मामला ठीक कर रहा है, तो फिर तो इंडिया के लिए, तो इंडिया को ही तो इसलिए कहता है भाई आप हमारे खिलाफ जाते हो। इसे श्याम शरण ने किताब लिखा, श्याम शरण ने किताब लिखा कि जब हम अमेरिका के साथ जाते हैं, चाइना कहता उधर क्यों जा रहे हो। तो श्याम शरण ने कहा कि जब हम अमेरिका के साथ जाते हैं, चीन को लगता है हमें घेर रहा है, तो अमेरिका चाइना कहता है कि अगर चाइना के साथ जाने का मतलब अमेरिका को छोड़ो, अमेरिका छोड़ दें। इसे श्याम शरण ने किताब लिखा है, हाउ चाइनीज सी इंडिया, हाउ चाइनीज इज इंडिया। तो इंडिया को ऐसे मानते हैं कि अमेरिका के साथ रह के हम उसको घेर रहे हैं, अमेरिका के साथ रह के घेर रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं। भारत अमेरिका संबंध अमेरिका के हितों में है, चीन के विरोध में है। हमारे हितों में है, बात को दो तरीके से व्याख्यायित हो जाएगी। इतना आसान चैलेंज नहीं है मेरे बच्चे। और अतीत याद रखना, नेहरू ऐसे रोमांटिक हो गए थे, भाई 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 भाई, घोंप दिया, छूरा।